अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग इन द शो। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज नजमुल साकिब और मेरे साथ मौजूद हैं हलीमा जुल्फ़िकार। एक और सुबह में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जो लोग हमारे साथ इस सेट पर मौजूद हैं, मेरे बहुत फेवरेट और बहुत दिल के करीब दोस्त भी हैं, ठीक है। और हमारा एक ऐसा रिश्ता है कि हमने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। तीनों लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिला, ठीक है। और बहुत कुछ उनको मैंने सिखाया भी, ठीक है। अब वो माने ना माने, ठीक है, तो उनकी अपनी बात है। और लाइफ में इतने खूबसूरती से हमारा ये रिश्ता जुड़ा है और पहले से हम एक दूसरे को जानते हैं। खैर वो आगे चल के स्टोरी सारी डिस्कस होंगी, लेकिन यहाँ पे आके वो रिश्ता शायद और मजबूत होता गया। बिल्कुल मजबूत होता गया और आगे भी हम इस तरीके से चलते रहेंगे। और बहुत सारी स्टोरीज हैं आज के प्रोग्राम में बताने के लिए, लेकिन जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ पर दो प्रोग्राम्स का हम लोग आज इस अपने मॉर्निंग शो में जिक्र करेंगे। एक प्रोग्राम है ऑर्डर डिसऑर्डर। अब ऑर्डर डिसऑर्डर क्या है? नाम से आपके जहन में ऑर्डर डिसऑर्डर की क्या आता है? मुझे तो किस किस्म का प्रोग्राम होगा? मेंटली रिटार्टेड लोगों का मेंटली रिटार्टेड लोगों का इनको लग लेकिन नाम से यही लग रहा है। और दूसरा जो हमारा शो है दैट इज पानी पूरी शो, ठीक है। तो इसमें पानी पूरी का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, पानी पूरी से गोलगप्पे और इस तरह की चीजें। और अगर गोलगप्पे होना तो मैं चाहती हूँ मुझे जरूर बुलाएं। आई लव। तो क्या ये खाने वाला प्रोग्राम है, क्या है, उस पे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले अपने गेस्ट का मैं आपसे तारुफ करवाता चलूं। हमारी दाएं जानिब बहुत ही खूबसूरत, ठीक है, और बहुत ही हसीन, ठीक है, और बहुत ज्यादा लड़के, इन्होंने ये अपनी मर्जी से जगह डिसाइड की कि मैं यहाँ पर बैठूंगी। तो हमारे दाएं जानिब मौजूद है ऑर्डर डिसऑर्डर की मेन फेस, ठीक है, जो उसमें वकील का किरदार कर रही हैं। बाकी ये सब कुछ खुद बताएंगी अरीबा तिरमिज़ी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नजम और हलीमा, कैसे आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, टाइम निकालने के लिए, क्योंकि हमें पता है सुबह सुबह का टाइम बड़ा मुश्किल होता है लोगों के लिए, सुबह उठना। आई एम एन अर्ली राइजर। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है। जो अर्ली राइजर नहीं है, हर चीज पे बहस होती है, उनकी तरफ भी मैं जाऊंगा। और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, जो ऑर्डर डिसऑर्डर को डायरेक्ट कर रहे हैं, जो लिख रहे हैं, बिल्कुल, जिनका कॉन्सेप्ट है, हाँ, जिनका कॉन्सेप्ट है, जो मेन आइडिया जिन्होंने जनरेट किया, और इस पूरे प्रोग्राम की जो जान है, ठीक है, और मेरी अपनी भी जो है बहुत करीबी इनसे एफिलिएशन है। हम लोग काफ़ी पुराने दोस्त हैं और मुझे खुशी हो रही है कि आज और लाइफ ने हमें ये मौका फराहम किया है कि हम लोग बैठे हैं कुछ दोस्त, और आज का मॉर्निंग शो दोस्तों के दरमियान की एक कन्वर्सेशन होगा। मेरे साथ मौजूद है दी फरहान कासिम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप फरहान? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। बहुत शुक्रिया सुबह उठने के लिए। यू नो मैं अर्ली राइजर नहीं हूँ जैसे रीबा हैं। आपके सेट पे इतना फ्रेश सेट है, मेरे अंदर एनर्जी आ गई और वाकई आप दोनों ना इस सेट को इन्हेंस कर रहे हैं, इतने प्यारे लग रहे हैं। तो मुझे तो बस मजे आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। और अब वो बंदा, ठीक है, जो हमें पूरा टाइम ऑफिस में हंसाते ही रहते हैं, हाँ, जिनकी वजह से हमारा ऑफिस में जितनी भी थकावट हो वो सब यूं चुटकियों में उतर जाती है। आज का इंट्रो लंबा भी इसी वजह से होता जा रहा है, ठीक है, कि इन लोगों के को इंट्रोड्यूस करवाना ना, मतलब मेरे लिए मुश्किल इस वजह से है कि हम लोग गेस्ट आते हैं हमारे पास, ठीक है, उनकी प्रोफाइल हम लोग देखते हैं और हम लोग इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। अब ये हम लोग हर वक्त साथ होते हैं, ठीक है, और बोलने को इतना कुछ है कि समझ ही नहीं आ रहा, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या चीज बताएं, क्या चीज छोड़ दें। मेरे बहुत करीबी दोस्त, और बहुत अच्छा लग रहा है कि वो इस वक्त इस सेट पर मौजूद हैं। पानी पूरी की जान है, ठीक है, पानी पूरी को होस्ट कर रहे हैं। उसका कॉन्सेप्ट क्या है वो भी इन्हीं से पूछते हैं। गिलगित में, दुनिया में जिस तरीके से है ना सेलिब्रिटीज डिफरेंट, तो गिलगित बल्तिस्तान जीबी में एक ही नाम सबसे ज्यादा मशहूर है, ठीक है, जो सोशल मीडिया पे आपको मिलेगा। जो मैं कहता हूं कि वहां पर बच्चे को आप रोकें, ठीक है, आप लाहौर से ताल्लुक रखते हैं, कराची से रखते हैं, इस्लामाबाद से, वहां पर आप किसी से भी पूछें कि ये बंदा कौन है, तो उस बंदे की तरफ कैमरा आ रहा है, ठीक है। और मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद खावर उर्फ नफा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं हैरान हूँ, आज आप सब एक दूसरे को इतनी इज्जत दे रहे हैं ना। मुझे लगता है मैं कहाँ आ गया हूँ। पता है, मैं आप हमेशा इस तरह इज्जत दिया करें, पता है? कोशिश करता हूँ लेकिन निकलती नहीं है। मैंने बोला ना
मुझे लग रहा है ना कि मुझे पहले आना चाहिए था। अरे बहुत शुक्रिया आपका अभी भी आने के लिए, ठीक है। तो आप अर्ली राइजर हैं या आप भी धक्का स्टार्ट हैं सुबह सुबह? समझ नहीं आती, बस सुबह कॉल आती है ना तो पहले गालियाँ पड़ती हैं, फिर मैं कहता हूँ आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ। गालियाँ किससे पड़ती हैं? हैं कुछ हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त तो हर तरफ से। अब आपने दोस्त के करते करते इशारा फरहान की तरफ नहीं आएंगे मगर हम ना आना इधर है। हाँ खुद तो हाँ, director ये है। मैंने फरहान से पूछा। फरहान, ये आपकी टीम की तरफ से बड़ा सवाल आया है भाई कि खुद तो आप आते नहीं है, उनको आपने सुबह 9 बजे यहाँ पहुंचाया हुआ होता है, ये खुला तजाद नहीं है? ये खुला तजाद है, लेकिन इसके पीछे कुछ वजूहत है। अब ऐसे हैं कि मुझे अगर खुद एक्ट करना है, क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत एक्ट कर रहा हूँ, तो मुझे लाइंस अगर याद हैं तो मैं लेट भी आऊँ, मुझे कोई इतना इशू नहीं है। प्लस मुझे कुछ रिसोर्स लेके आनी होती है यहाँ पे, मैं उसके लिए जा रहा होता हूँ, तो मैं काम से लेट हो रहा होता हूँ, ऐसे नहीं है। अब आप आएंगे भी लेट, आपको लाइंस भी नहीं याद, तो फिर इन्होंने आपकी तरफ देख के कहा है। मेरा जो पहला शो था ना इनके साथ, मैं ऑर्डर डिसऑर्डर में, मैं खुद बता दूं करो मार्केटिंग करो। मैं इनके शो में भी हूँ, तो पहला शो था। मैंने कहा जी, इन्होंने कहा बस कल शो है, तैयार हो गया। मैं रात भर लाइनें याद करूँ, सुबह मुंह भी ना धोऊं और सीधे पहुंच जाऊँ सेट पे, तो पता चलता है शो ही नहीं। ओए होए, शो 2 दिन बाद है। कितनी मुश्किल हुई होगी ना आपको। कितना दुख हुआ जो होगा। मैंने जानमाज डाल के जो मैंने हाथ ऊपर करके बददुआएं दी है ना किसको? इसको किसको देखें, ऐसे है कि खावर 2 साल बाद वापस एक्टिंग में आ रहे थे, तो इन्होंने मुझे कहा कि यार मैं ना अब एक पुरानी बंदूक बन चुका हूँ, मुझे चलाना बड़ा मुश्किल काम है, देख लो तुम। तो मैंने कहा कि इसको एक्टिव करना है, तो अब एक्टिव करने के लिए मैंने जब पहले ट्राई की तो ये आके सेट पे सो गए माशाल्लाह, ठीक है। मुझे सेट से किसी लाइन की आवाज़ नहीं आई, मुझे 2 दिन खराटों की आवाज़ आई, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा कि अब एक्टिव करने, मैंने कहा सुबह शो है, आप आ जाएं, आप लाइंस प्रिपेयर करें, हम 2 घंटे बाद शूट करेंगे। तो उसके लिए आई एम सॉरी, वो फिर एक्टिव हो गए और वो बंदूक में। ये आपका एक आजमूदा फार्मूला था। हम लोग जरा मॉर्निंग शो को सीधा कहते हैं, ठीक है, क्योंकि जो है ना ये कन्वर्सेशन इतनी वो कैंडिड चल रही है कि हमारी ऑडियंस को भी समझ आए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अरीबा, आप बताएं अपने बारे में कि क्यों मीडिया की तरफ आने का शौक हुआ, ठीक है, क्या आपकी स्टडी भी इसी में है, क्यों? मतलब नहीं, मेरी पढ़ाई तो बिल्कुल डिफरेंट है। मैं तो इम्यूनोलॉजी पढ़ रही हूँ और मेरी रिसर्च इस वक्त बायोलॉजी में है। लेकिन मीडिया का स्पेसिफिकली एक्टिंग का शौक़ मुझे हुआ जब मैं यूएस में मैंने अपनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री स्टार्ट की। तो ब्राउन यूनिवर्सिटी में मैं थी और ब्राउन के स्टूडेंट्स जो थे वो एक थिएट्रिकल प्ले कर रहे थे फॉर चैरिटी। तो जगह जगह फ्लैट्स लगे हुए थे, तो मुझे मेरी फ्रेंड ने कहा कि तुम बड़ा अच्छा बोलती हो और मतलब बड़ी अच्छी एनर्जी है तुम्हारी, तो तुम क्यों नहीं ऑडिशन देती। एंड एट दैट टाइम आई थॉट आई वाज सो अनवर्दी ऑफ इट। मैंने कहा मैं तो नहीं कर सकती, आई एम नॉट गोइंग। और सर 1-2 हफ्ते के बाद था वो, तो टाइम गुजर गया एंड आई फॉरगॉट अबाउट इट। लेकिन फिर एक दिन मेरे सारे फ्रेंड्स, हम लोग लंच पे थे, उन्होंने कहा आज शाम ऑडिशंस हैं तो वर ड्रैगिंग यू, हम तुम्हें लेके जा रहे हैं। और उन्होंने मुझे बड़ा पुश किया, तो मैंने ऑडिशन दिया और सिटी थिएटर बेडफोर्ड में वो प्ले था और मैं सेलेक्ट हो गई उसमें। और ऑडिशन मैंने बड़ा इस तरह मतलब बेदिली से दिया जाके कि बस देखेंगे ठीक जो है, होगा। देखा जाएगा हाँ, जो होगा। क्योंकि मेरी वैसे ही फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू है, वो इंग्लिश में प्ले था, तो मुझे लगा कि आई वुड नॉट बी एबल टू डू इट, मैं नहीं कर पाऊँगी। लेकिन मैं सिलेक्ट हो गई और मेरा उसमें बड़ा मज़े का कॉमिक सा रोल था। और उसके बाद फिर मैंने इनटू द वुड्स किया। उस जो वो पहला प्ले था उसका नाम था शी किल्स मॉन्स्टर्स। और फिर मैंने इनटू द वुड्स किया थिएटर, ये बेडफोर्ड सिटी थिएटर में। और पाकिस्तान आने के बाद आई जस्ट कंटिन्यूड माई स्टडीज़ और उसी पे फोकस था। फिर 1-1.5 साल पहले दोबारा से शौक उजागर हुआ और मैंने फिर जगह जगह ऑडिशंस दिए होपिंग के। और फिर वहां से जो है स्ट्रगल स्टार्ट हुई पाकिस्तान। स्ट्रगल स्टार्ट ठीक हुई, है, बिल्कुल। चले वापस आते हैं इस तरफ। पाकिस्तान की स्ट्रगल के बारे में भी हम बात करेंगे क्योंकि वहाँ का मीडियम और यहाँ के मीडियम में काफ़ी फ़र्क है। लेकिन चले जी, हम आते हैं फरहान की तरफ। फरहान, अपनी जर्नी के बारे में बताएं, कैसे शुरू हुई, ये शौक कैसे पैदा हुआ? शुरू से ही ये शौक था, आपने ऐसे डिस्कवर ही कर था। लिया? जर्नी बहुत लंबी है, टाइम है। हाँ, टाइम बहुत है। जर्नी ऐसे है कि बिस्तर लेके कोई मसला नहीं। आप सो जाए। तो ऐसे है कि आई वाज इन स्कूल, तो स्कूल में ऐसे होता था, कोई टैबलो होता था, कोई प्ले होता था, या ऐसे है कि किसी के पास होस्ट नहीं है तो इमरजेंसी में किसी को लेके आना हो, तो
वो सब कुछ मैं कर रहा होता ठीक था। है। फिर मुझे मज़ा आने लग गया इस सारी चीज़ का, तो फिर मैंने उनसे ख्वाहिश की कि तराना भी मेरे से ही पढ़वा ले। ठीक है, अच्छा। तो तराना भी ना सुबह मैं ही पढ़ता था वहाँ पे। मुझे बड़ा स्टेज पे जाके मुझे एक बहुत मज़ा आने शुरू हो गया। देन स्कूल का एक प्ले था, आई वेंट टू लोक विरसा, फिर लोक विरसा में मेरी मेंबरशिप हो गई। वहाँ पे हमने बड़े कल्चरल प्लेस किए, तो मैं इस चीज़ को एंजॉय करता था। साथ में मुझे खबर मिली अंदर से कि शायद तुम गाना अच्छा गाते हो। ठीक है, अच्छा। तो मैंने एक जगह गाना गाया, उन्होंने मुझे 50,000 रुपये दिए। उन्होंने कहा छोटा मोटा काम शुरू कर लो, गाने से तुम्हारा कुछ नहीं होगा। ठीक है, फिर मैं वापस थिएटर करता रहा। तो फिर उसके बाद मैं कॉलेज में था, कॉलेज में एक प्ले किया, तो सर ने कहा यार तुम बहुत अच्छा करते हो। तो मुझे था कि शायद सर को जो है मोतिये की शिकायत है। ठीक है, तो खैर वो मुझे ले गए, उनकी बड़ी मेहरबानी है, वो मुझे नेशनल आर्ट्स काउंसिल ले गए। तो तब नेशनल आर्ट्स काउंसिल में मेंबरशिप का दौर था, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे एक प्ले करवाया। उस प्ले को मैंने बहुत एंजॉय किया। उस प्ले को एंजॉय करते हुए मैंने थोड़ा सा वो प्ले लिखा भी था कि सर ये कुछ ऐड कर लें, तो मुझे अच्छा, कुछ लाइंस आपने अपनी हाँ इम्प्रोवाइज जी, कर ली। तो मैं वाहिद था जिसे इम्प्रोवाइजेशन का उन्होंने इजाज़त दे दी, वहाँ थिएटर पे नहीं होती है वैसे। अच्छा। तो मुझे बहुत मज़ा आया। फिर मैं उनके साथ, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, तो मैं वहाँ मेंबर बन गया। फिर वहाँ पे हमने बहुत सारे जो है कल्चरल और सोशल प्लेस किए पहले तो, और फिर वहीं इस जर्नी को हम अगर यहीं पर रोकें, ठीक है, हमें बढ़ना है पहले सेगमेंट की तरफ। पहला सेगमेंट आप लोग देखें, वापस आएँ, बहुत सारी गपशप है। और आपको तो अभी ये भी बताना है कि गिलगित में हमने क्या किया खावर भाई के साथ, और खावर भाई ने क्या किया हम सब के साथ। लेकिन आप लोग बढ़े सेगमेंट की तरफ। Assalamu alaikum amazing people, we are back with another amazing episode of Health and Vitality। अच्छा, ये जो सारे एपिसोड हैं, ये पूरा सेगमेंट है, हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए पर्टिकुलरली, जहाँ पे आप अपनी इनसाइड हेल्थ और आउटसाइड हेल्थ दोनों को आप इम्प्रूव कर सकें। बहुत से लोग इस साइकोसिस में होते हैं कि भाई मैं एक पर्टिकुलर तरीके का मेरा शेप हो, मेरा बॉडी वेट हो और मैं दिखूं, मगर उस दिखने से ज़्यादा बहुत अहम है कि इंटरनल हमारा कैसा है, हमारे ऑर्गन्स कैसे हैं। आज हम बात करेंगे कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के ऊपर। आवर मेन ऑर्गन जो हब है, जो हमारी पूरी बॉडी में ब्लड पंप करता है, और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हमारे मुल्क में द मोस्ट प्रिवेलेंट डिजीज़ इज़ द कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। सो आज हम इस पे बात करेंगे, और कैसे अगर आपको लेट्स से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है भी, कोई भी इशू है, अगर आपको हार्ट डिजीज़ में वो एग्रेवेट हो गई है, आपको दिल में कुछ स्टंट्स भी डल गए हैं, तो कैसे आप कौन कौन सी एक्टिविटीज़ अपना सकते हैं, अपने हेल्थ के साथ क्या कर सकते हैं, अपनी न्यूट्रिशन में क्या ट्वीक्स कर सकते हैं कि आप अपनी वो डिज़ीज़ की इंटेंसिटी को आहिस्ता आहिस्ता कम करके एलिमिनेट कर लें। यस, यू हर्ड मी राइट। आपके पास, आपके अंदर जो भी डिज़ीज़ है वो एक सर्टन पर्टिकुलर हैबिट्स की वजह से आपकी बॉडी में आई है, और अगर हम उन हैबिट्स को चेंज करें तो हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, कहीं मत जाइएगा, एंड विल बी राइट बैक। ऑलराइट गाइज, हम बात कर रहे थे वो लोग जिनको कार्डियोवैस्कुलर कोई ना कोई डिजीज़ है, और उस डिजीज़ और अनईज़ की वजह से वो बहुत अनईज़ में है, ज़िंदगी का मज़ा नहीं आ रहा, ज़िंदगी के अंदर प्रॉब्लम है, सेहत ख़राब है। अब इसको ठीक करने के लिए हमें कोई ना कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी स्टार्ट करनी पड़ेगी, और आपको हम आज बताएंगे कि आपने कौन कौन सी एक्टिविटी को अवॉइड करना है। अक्सर ये होता है अनफॉर्चुनेटली, बहुत से लोग जब जाके किसी भी जिम में या किसी भी एक्सरसाइज प्रोग्राम को जाके देखते हैं तो उनको पता चलता है कि भाई ये तो बहुत एक्सटेंसिव काम है, और आपके लिए बहुत ख़तरनाक है कि आपने बहुत एक्सटेंसिव कोई भी काम शुरू किया। तो हम आपको बताएंगे आपने क्या नहीं करना और क्या करना है, और उसका ऑल्टरनेटिव क्या है, और कैसे आप उस एडवांस वर्कआउट को आप उसको बिगिनर लेवल पे ला सकते हैं। और अगर आपको किसी किस्म का कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम है तो आप कैसे उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। मेरे साथ हैं कलीम हमें डिमॉन्स्ट्रेट करके बताएंगे कि हमने क्या अवॉइड करना है और क्या करना है। अच्छा, फर्स्ट थिंग ये होती है, एक बहुत ही मशहूर ज़माना वर्कआउट है जंपिंग जैक्स। कलीम, जंपिंग जैक्स, रियल जंपिंग जैक्स क्या होते हैं? ऑलराइट, ऐसे ये वर्कआउट होता है, और नॉर्मली हर प्रोग्राम में हर जगह जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है। मगर अगर आपको कोई कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, आपने इस तरह जंप नहीं लगाना। आपने क्या करना है कलीम? आपने सिंपल स्टेप्स में, अब यही चीज़ हम देखें आपको स्टेप्स में करके बता रहे हैं। सो ओपन योर लेग एक जगह पे, और ओपन योर लेग दूसरी जगह पे, स्टेप बाय स्टेप। और आप इसको स्टेप बाय स्टेप, कलीम जिस तरह आपको शो कर रहे हैं उस तरह स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, कर सकते हैं। स्टमक अपने आप
आपने अपना स्टमक सक इन रखना है, पेट अंदर खींच के रखना है ताकि आपको किसी किस्म का मसला ना हो। अमेजिंग, दैट्स ग्रेट। ओके, स्टेप बाय स्टेप ये किया। एक और बड़ा मशहूर ज़माना वर्कआउट है, हाई नीज़ कहते हैं जी उसको। कलीम कैसे की जाती है, साइड पोज थोड़ा सा दिखाएं। रियल हाई नीज़ इस तरह की जाती हैं और आप कहीं भी जाएंगे नॉर्मल प्रोग्राम्स में लोग कहते हैं हाँ जी हाई नीज़ करो, मगर अगर आपकी सेहत और आपका कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज़ हैं और डिजीज़ है, और अगर आपको खुदा न खास्ता ऐसे भी लोग होते हैं जिनके 1 2 3 स्टंट डले होते हैं दिल में, ये बहुत एग्रेसिव है आपके हार्ट के लिए। स्टॉप करेंगे हम यहाँ पे। अगर आपको कोई कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, आप इसी वर्कआउट को कैसे ट्वीक कर सकते हैं, आपने जंप्स नहीं लगाने, और हम ये करेंगे कि हम अपने पेट के साइड पे हम इस तरह हाथ रखेंगे, आपकी जो बेली बटन है उस तरह आपके हाथ होने चाहिए। अब आपने अपनी टांग लिफ्ट करके ऊपर लेकर आनी है, एक स्टेप डाउन एंड दूसरी ऊपर। ऑलराइट, हाथ नीचे नहीं जाना चाहिए, टांग ऊपर लानी है। यू सी हमने कैसे इसको लो इम्पैक्ट कर दिया, मगर साथ साथ ये इंश्योर करेगा कि आपकी फंक्शनैलिटी इनहैंस हो, आपकी मोबिलिटी इनहैंस हो, और आप स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने आप को बिल्ड कर सकें, अपनी बॉडी को, अपने मसल्स को, अपने जॉइंट्स को और अपने हार्ट को, टू इंड्योर एन इंटेंस वर्कआउट। 2 3 4 बल्कि 1 महीने के बाद आपको पता चलेगा कि यार मे बी आई कैन डू द रियल जंपिंग जैक, और आपको महीने बाद शायद आप जंपिंग जैक कर लें। तो स्लोली अपने आप को आप बिल्ड करेंगे। अगर आपको कोई भी ऐसी डिजीज़ है जो आपको हैम्पर कर रही है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को रिड्यूस कर रही है, सो स्टार्ट स्लो, स्टार्ट बेबी स्टेप्स। एक और वर्कआउट है जो बहुत मशहूर ज़माना है, ठीक है, वो अगेन जो है नाइफ जैक्स, फ्रंट नाइफ जैक्स लोग करते हैं। कैसे करते हैं कलीम? वो जंप्स में होता है, ठीक है ना, जंप्स में आप ये जंप्स एंड नाइफ जैक्स कर रहे हैं। साइड पोज दिखाएंगे कलीम ताकि हमारी ऑडियंस को थोड़ा अच्छे से नजर आए। ऑलराइट, सो लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसमें जंप्स हैं, इंटेंस है, काफ़ी ज़्यादा इसमें हाइपर एक्टिविटी है। हमने ये नहीं करना। आप अगर कहीं भी जाएं, किसी भी जिम जाएं, किसी प्रोग्राम को ज्वाइन करें और कोई आपको कहता है और आपको पता है कि आपके दिल के मसाइल क्या हैं और आपसे कोई ये करा रहा है, आपने नहीं करना वो, और आपने इसी को आप ट्वीक कैसे कर सकते हैं, इसी चीज़ को हम आपको ऑल्टरनेटिव्स बता रहे हैं। सिंपल, आपने हाथ ऊपर से लेकर आना है। दिस इज़ 1 स्टेप कि आप कोहनी और घुटने को टच करने की कोशिश करें, और राइट, ग्रेट, एंड देन यू गो बैक 0 और दूसरे साइड पे लेकर आकर आप इसको टच करने की कोशिश करें। एक और तरीका ये है कि अगेन आप बाजू ऊपर लेके जाएं, फुल उठाएं और फ्रंट इसको लिफ्ट करें और वापस लेके जाएं। अदर स्टेप, फ्रंट लिफ्ट। अब इस तरह जब आप करेंगे स्लोली एंड ग्रेजुअली, देखें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल दिक्कत नहीं आएगी, आपको होगा कि यार आई कैन डू दिस। आप स्लोली एंड ग्रेजुअली अपनी ज़िंदगी बदलने की तरफ वो माइक्रो स्टेप्स ले रहे होंगे। और जब आप ये डेली करेंगे, कंसिस्टेंसी इज़ की, जब आप डेली अपनी बॉडी को मूवमेंट पे काम करेंगे, 2 हफ्ते 3 हफ्ते महीने के बाद आप देखेंगे आपकी हेल्थ कितनी इम्प्रूव हुई है, आपकी फंक्शनल हेल्थ कितनी इम्प्रूव हुई है, आपकी मोबिलिटी कितनी इम्प्रूव हुई है। आपको अक्सर लोग होते हैं वो कहते हैं यार मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ ना, चढ़ रही हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मेरा सांस फूल जाता है। और अगर ज़िंदगी में हम इस जगह पे आ गए हैं कि सिर्फ सीढ़ियाँ चढ़ने से हमारा सांस फूल जाता है, तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया है, हमने इसको चेंज करना है। ऐसा ये काफ़ी ख़तरनाक है। इसका मतलब है कि हमारा हार्ट वीक है, इसका मतलब है कि हमारी हेल्थ वीक है, और और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑल टुगेदर कितनी वीक है। और अगर हम चाहते हैं कि इसको हम रिवर्स करें, हमें थोड़ा काम करना होगा। एवरी सिंगल डे वी हैव टू पुट इन सम वर्क। और क्या होता है करीम, अगेन एक साइड वाला, एक ये जो जंप्स में हम करते हैं अक्सर लोग, एक और मशहूर ज़माना वर्कआउट है, साइड जैक्स हैं। ऑलराइट, एंड ये नॉर्मली की जाते हैं जंप्स के साथ, राइट, इस तरह जंप्स के साथ बड़ा इंटेंस वर्कआउट किया जाता है। एंड देन ऑल्टरनेट साइड पे जब करते हैं कलीम, ऑलराइट, एक 1 साइड और एक अदर साइड। यस, सो बहुत जंप्स इन्वॉल्व हैं। ऑलराइट, इसी को आप कैसे ट्वीक कर सकते हैं? यू स्टैंड हेयर, यू गो लाइक हाथ ऊपर। मेरी ड्रेसिंग थोड़ी है जहाँ पे मेरा हाथ मूव नहीं हो रहा सही। ऑलराइट, यू गो ऑल द वे अप हेयर और स्लोली टच द कोहनी एंड घुटना और गो अप। स्टेप्स में करें, हर चीज़ स्टेप्स में करें। देखें, वर्कआउट आपको ख़राब नहीं करता, वो आपको बिल्ड करता है। हाँ, मगर आपने अपनी इंटेंसिटी, लिसन टू योर बॉडी, और आप जहाँ पे आपको लगे कि
ये आपको अनईज ला रहा है, आपको मसला हो रहा है, आपका हार्ट रेट आपको फील हो कि बहुत ज़्यादा ओवर हो रहा है, तो आपने वहाँ पे अपने वर्कआउट को ट्वीक करना है प्लीज़, मगर वर्कआउट लाजमी करना है। स्टार्ट वॉकिंग, दिन में 15 मिनट की वॉक भी आपको बहुत बेहतर फील करवा सकती है। वॉक करें, कुछ वर्कआउट्स करें घर में, इन्हीं सारे वर्कआउट्स को दोबारा रिपीट करें और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें, वॉक करें, और हम दोबारा मिलेंगे विद अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ हेल्थ एंड वाइटैलिटी। ऑलराइट गाइस, हम बात कर रहे थे कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के ऊपर, वर्कआउट्स बताए हमने, मगर इसके साथ साथ एक और चीज़ होती है। जब लोग अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं, हेल्थ का सफ़र, तो क्या होता है कि वो एक और साइकोसिस में पड़ जाते हैं। दैन वो है कैलोरी काउंटिंग का साइकोसिस, मतलब सुबह मैंने इतनी कैलोरी खाई, शाम को खाई। ये साइकोसिस इंतहाई हेल्दी है या अनहेल्दी? डेंजरस है। डेंजरस है, इसलिए डेंजरस है क्योंकि हर बंदे के लिए कैलोरीज को फॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब हम प्रॉपरली कैलोरीज को काउंट करना शुरू कर देते हैं, फुली काउंटेड वे में खाना शुरू कर देते हैं कि हमने मॉर्निंग में 400 कैलोरीज का इंटेक किया है, लंच में हमने 400 कैलोरीज लिए हैं, डिनर में हमने 500 कैलोरीज लिए हैं, तो हम खुद थोड़े साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हमने थोड़ा सा इस चीज़ को अपने अंदर से चेंज करना है। और इस कैलोरीज की जगह आपने ये ज़्यादा इस बात पे फोकस करना चाहिए कि मैं जो खा रहा हूँ वो हेल्दी है या नहीं। मतलब अगर आप कह रहे हैं कि आपने एक चिप्स का पैकेट खा लिया और आप कह रहे हैं हाँ जी चलो कोई बात नहीं, 150 कैलोरीज नहीं, कोई मसला नहीं है, दैट इज़ स्टिल मसला, वो अनहेल्दी है। इससे बेहतर है आप डबल कैलोरीज का ग्रिल्ड चिकन खा लें। ऐसे ही है, हमें थोड़ा सा फूड चॉइसेस के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। हम कौन सी फूड चॉइसेस ऐड कर रहे हैं अपने मील के अंदर, और उसकी सर्विंग्स को हमने खुद अंदाज़ा लगाना है कि हम किस क्वांटिटी में खाएंगे, बजाय इसके कि हम हर एक चीज़ को मेजर करना शुरू कर दें। वो एक हमारे लिए एक्टिव भी हो जाएगा और हमारे लिए एक स्ट्रेस भी क्रिएट होगा, और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन भी नहीं है। मतलब आप हमेशा ज़िंदगी भर एक स्केल लेके दुनिया में, अक्सर लोग करते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं अपने स्केल के साथ, मगर ये आप एक एड ऑन स्ट्रेस अपनी ज़िंदगी में ऐड कर सकते हैं। इससे बहुत बेहतर है कि हम क्या करें ज़ैन, एक नॉर्मली हम मील्स के ऊपर फोकस करें, अपनी फूड चॉइसेस को इम्प्रूव करें, और एक खुद अपने माइंड के अंदर एक चीज़ डेवलप करें जिससे हमें खुद आइडिया हो कि हम जो खा रहे हैं वो हेल्दी है और उसकी क्वांटिटी हमारी कंट्रोल में है, और हम उस चीज़ को प्रॉपर नरिश करें अपने आप को, अपनी बॉडी को नरिश करें। यस एवरीबॉडी, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, अपनी सेहत का ख्याल रखें। हेल्दी ईटिंग बेहतरीन सोल्यूशन है और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, एंड हम दोबारा मिलेंगे विद अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ हेल्थ एंड वाइटैलिटी। अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक टू द शो। अब हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्डर डिसऑर्डर क्या है, ये क्या नाम था, कहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया। जी फरहान, मुझे ये बताओ कि ऑर्डर डिसऑर्डर जो है आपका अपना कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था क्या और अब ये किस तरीके से चल रहा है? क्योंकि सुनने में तो इन्होंने बोला जिस तरीके से मेंटली रिटार्टेड है। अच्छा, ऑर्डर डिसऑर्डर बेसिकली पहले तो नाम आपने मेंशन कर दिया, ये एक कंप्लीट कॉमेडी शो है बेसिकली। और इसका कॉन्सेप्ट पहले मैं बताता हूँ, फिर नाम पे आते हैं कि हमने कैसे किया। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि एक डमी किस्म की अदालत है जो कि गली मोहल्लों में लोगों ने खुद ही बनाई हुई है। ठीक हो गया। इसमें हम हर आने वाली एपिसोड में एक नया मुल्जिम आता है जो जिस पे कोई ना कोई इल्ज़ाम होता है जो कि सोशल इशू होता है, और फिर उसका सलूशन हम लोग एंड पे डिस्कस करते हैं। हम सोशल इशू को थोड़ा सा नॉक करने की कोशिश करते हैं ह्यूमर के अंदर रहते हुए कम्प्लीटली, और बहुत रियल कैरेक्टर्स हैं, रियल लाइफ कैरेक्टर्स हैं। इसमें आपको सब्जी वाला मिलेगा, इसमें आपको कसाई मिलेगा, इसमें आपको एक रोड पे बैठ के वो कान साफ करने वाला बंदा मिलेगा, इसमें आपको दूल्हा मिलेगा, इसमें आपको कवारा मिलेगा, ठीक है, इसमें आपको मॉडल मिलेंगी, ठीक है। सो इस तरह के कैरेक्टर्स हैं जिन पे एक इल्ज़ाम लगाया जाता है अदालत की तरफ से, जो डमी अदालत है हमारे पास, और अरीबा उस इल्ज़ाम को और उस टॉपिक को मेंशन करती हैं, और जो मुल्जिम होता है वो उस इल्ज़ाम को डिफेंड करता है। जो उसकी दूसरी साइड है, हम दोनों तरफ से एक रियलिटी को दिखाना चाहते हैं, लेकिन वो ह्यूमरस होता है। जो कैरेक्टर आता है हमारे पास वो ह्यूमरस होता है। इसको जज करने के लिए हमारे पास एक ज्यूरी है, और वो ज्यूरी इसलिए ज्यूरी है क्योंकि वो लोगों को अपने अपने इलाकों में जज करती है, ठीक है। और प्लस पॉइंट हमारे पास ये है कि हमारे पास यहाँ पे ऑडियंस भी होती है। तो हमारे पास एक रियल टाइम एक्शन की जो हम बात करते हैं वो सब कुछ इस शो में
है तो कहने को तो ये शो है, लेकिन इसका पूरा तरीक़ाकार जो है वो एक सिटकॉम की तरह का है कि जो एक ही सेट पे हम लोग हर दफ़ा नई स्टोरी लेके आते हैं, नया टॉपिक लेके आते हैं। तो कोशिश ये रहती है कि आवाम को हंसाएं भी, क्योंकि हम एक इंफरटेनमेंट प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, तो साथ साथ हम लोग कुछ एजुकेशन और लर्निंग की बात सोशल इशू भी रेज हो जाए। लेकिन फरहान, ये आइडिया आपको कैसे आया? अच्छा, ये आइडिया मैंने ऐसे कंसीव किया था कि मैं अपनी छत पे बैठ के अक्सर जो है ना, मैं और मेरी तन्हाई बातें करते हैं। क्या करते नहीं, मेरी छत पे इर्द गिर्द माजरत, ठीक है। सो मैं बैठा हुआ था और मेरी एक दोस्त है अस्मा, मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा, तो वो बहुत ना एनर्जेटिक है। फरहान तुमने मुझे यूँ क्यों कहा, फरहान ये क्यों किया? तो मैं उसके लिए सोच रहा था कि यार मैं इसके लिए कुछ बनाता हूँ, ये कैरेक्टर है। तो मुझे याद आया कि क्यों ना ये वकील और ये मेरे से सवाल करे। इनिशियल आइडिया ये था कि एक कटहरा है, उसमें एक मुल्जिम खड़ा है और उससे डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर हो रहा है, ठीक है। और जो जज है वो ऑडियंस है बेसिकली, कि ऑडियंस खुद उसका फैसला दे। लेकिन मेरे ख्याल से कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होती है किसी भी चीज़ के लिए, तो उस आइडिया को इसलिए बढ़ाया गया कि वो कम्युनिकेट बेहतर तरीक़ेकार से हो। मैं नज़म का थैंक यू करूँगा इसमें कि यही आइडिया जब मैंने बताया तो किसी को समझ नहीं आ रहा था, फिर नज़म ने बताया, थैंक यू वेरी मच, और इसने अच्छा कम्युनिकेट किया। ये आइडिया हैदर भाई के पास आया, हमारे हेड हैं, और सबसे पहली बात फनकार दोस्त आदमी है वो, और उन्होंने बहुत अच्छा, उन्होंने इसको अदालत में कन्वर्ट किया कि यार हम इसको एक गली मोहल्ले की अदालत दिखाते हैं जिसमें हमारे पास ज्यूरी भी हो, ठीक है। फिर ज्यूरी का कॉन्सेप्ट मेरी तरफ से एडिशन हो गई उसमें। उनका बहुत शुक्रिया, फिर आपका शुक्रिया इस प्रोग्राम के लिए कि जब मैंने इसका पायलट किया था तो आपने एज ए वकील काम किया इसमें, जो जिससे मुझे बहुत हेल्प हुई। चैनल वालों को लगा कि यार शायद ये कुछ कर सकता है, वरना तो थैंक यू वेरी मच। सो ये एक अदालत का कॉन्सेप्ट है जिसमें सोशल इश्यूज डिस्कस होते हैं विद ह्यूमर एंड एजुकेशन, और उनकी सॉल्यूशंस हम एंड पे देने की कोशिश करते हैं। दैट्स इट। अच्छा, तो नाम कैसे आया? नाम जो है हमारे कंटेंट हेड जहाँ पे जो हैं हसन भाई जो हैं, उन्होंने बोला कि उन्होंने कहा कि यार नाम, बहुत सारे नाम दिए, लेकिन उनके मुंह से जो पहला नाम निकला वो था ऑर्डर डिसऑर्डर। तो जो इसका टेम्परामेंट है ना शो का, सारी चीजें ऑर्डर में, लेकिन सारी वर्बल चीजें डिसऑर्डर्ड है। तो ये मुझे बहुत क्लिक किया कि यार ये परफेक्ट नेम है इस चीज़ के लिए। तो फिर हमने वही नाम फाइनल कर दिया, मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। तो ये पूरा शो ना, अगर आपके पास टाइम है तो ये किसी एक, आपने मुझे पहले भी शो की जान कहा, लेकिन जान और बहुत लोग हैं इस शो में, बहुत लोगों की कलेक्टिव एनर्जी इन्वॉल्व है, टीम वर्क है। मैं स्पेशली फरवा और साद मेरे एपी हैं, वो बहुत काम करते हैं, उनका शुक्रिया। असद भाई होते हैं हमारे साथ टीम में, माजिद भाई होते हैं, वकार भाई हैं, वो बहुत अच्छी लाइटिंग करके दी उन्होंने मुझे, ठीक है। हैदर भाई का बहुत शुक्रिया, मुजम्मिल हैं हमारे साथ, गुल भाई हैं, ये सब ना हो मेरे बड़े हैं, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। तो इस सब की एनर्जी को मिला के हम एक अच्छा शो तैयार करते हैं। फिर ये दो हमारे शाहकार। हाँ, तो इन दो शाहकारों से ही मैं पूछना चाहूँगा, रीबा कैसा लगा पहले जब आपको पता लगा कि इस किस्म का कॉन्सेप्ट है, फिर उसके बाद आप थिएटर प्लेस भी कर रही हैं आगे पीछे, तो ये रोल, क्योंकि पर्सनली मैंने खुद ऑडिशंस भी देखे थे, ठीक है, जो हुए थे जिसका आप जिक्र कर रही थी, उसमें हमने भी अकेले बैठ के डिस्कस किया था कि ये बंदी इस रोल के लिए फिट बैठ रही है। तो आपको कैसा ये आइडिया लगा और अब काम करके कैसा लग रहा है? क्या रूटीन होती है, किस तरीके से रिहर्सल्स होती हैं, ज़रा सब कुछ शेयर करें। मुझे आइडिया बहुत अच्छा लगा, और इवन बिफोर द नेम वाज डिसाइडेड, क्योंकि इसका नाम पहले कुछ और था, तो जब फरहान ने मुझे बताया, तो मेरा थोड़ा सा साइंटिफिक ब्रेन है, और माशाल्लाह, ये साइंटिफिक ब्रेन है, और ये बड़ा फायदा होता है हमें सेट पे भी, हमें हमारी बीमारियां बताती रहती है कि आपको कौन सी बीमारी और इसका इलाज क्या है, ठीक है। तो हाँ, और सब्जियां और फल भी काफी बताती हैं। मैंने एक दफा इन्हें कहा कि मुझे बड़ा दिल कर रहा है कि मुझे काफी सालों से मोहब्बत नहीं हुई, तो इन्होंने कहा नहीं नहीं, ये इसके कुछ हार्मोन्स होते हैं, आप कलर्ड फ्रूट खाएं, आप ठीक हो जाएंगे। नहीं, दैट इज ट्रू। मैंने कहा आपका बॉडी में ऑक्सीटोसिन रिलीज नहीं हो रहा सही तरह, तो आप यू नो एंटीऑक्सीडेंट्स खाएं। ऑक्सीटोसिन इज कॉल्ड द लव हार्मोन। तो हम जब भी मैं भी पूछूंगा क्या क्या खाना चाहिए, पहले स्टोरी पे आते हैं। हाँ, मैं किन्नू खा के थक गया हूँ, मेरी तन्हाई खत्म नहीं हो रही। नहीं, आपको मैंने कहा था चुकंदर, अच्छा चले, कैरेटिनॉइड्स खाएं।
तो जब फरहान ने बताया तो हमने ब्राउनियन मोशन पढ़ी थी साइंस में, फिजिक्स में, कि एक बॉक्स में अगर आप गैस पार्टिकल्स को कंप्रेस कर देते हैं ना, दे स्टिल हैव दिस मोशन दैट दे आर मूविंग अराउंड। तो अदालत इज लाइक दैट बॉक्स फॉर मी, और अंदर सब कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। तो जब ऑर्डर डिसऑर्डर आया तो मैंने कहा वाकई तो जो मैंने इमेजिन किया था दैट इज एग्जैक्टली रिफ्लेक्टेड इन द नाम नेम। कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना उसके, सबको समझाने के लिए कि अंदर क्या हो रहा है। बिल्कुल। और माय जॉब इज आई लव माय रोल, मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मुझे बचपन से ना उस्तानी बनने का बहुत शौक था। तो मैं उस्तानी बनी हुई वकील के साथ साथ, लाइक आई एम स्कूलिंग एवरीबडी, और जो मुल्जिम आते हैं क्योंकि डिसऑर्डर इतना होता है तो मैं आई एम द ओनली सेन पर्सन। जो जजेस हैं वो भी बड़े मजे के ना कॉमेडी की सटायर वाले कैरेक्टर्स हैं, फिर मुल्जिम तो वैसे ही बहुत फनी कैरेक्टर्स हैं। तो मैं एक वो वाहिद बंदा हूँ जिसने ना माहौल डेकोरम को मेंटेन रखना है। तो जब मैंने ऑडिशन दिया तो मुझे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि रोल मेरा कैसा होगा। उस वक्त तो फरहान ने मुझे थोड़ा सा डरा दिया था क्योंकि फरहान, हम ज़रा थिएटर से आते थे, फरहान बता रहे हैं कि वहाँ पे हम इम्प्रोवाइज नहीं कर पाते चीज़ों को, तो हम वर्ड टू वर्ड रहते हैं। अब जब मैंने यहाँ, मेरा ये पहला टीवी के लिए ऑडिशन था, मैंने इससे पहले आई हैव नेवर ट्राइड फॉर टीवी। तो फरहान केप्ट ऑन यू नो वो बात ना घुमा रहे और इस तरह चेंज करे, इम्प्रोवाइज करे चीज़ों को, जस्ट टू चेक कि इम्प्रोवाइजेशन हो सकती है, मेरी क्या बाउंड्रीज हैं, मेरी कैपेबिलिटीज कितनी है एज एन एक्टर। एंड शी वाज सो गुड इन इट, शी वाज सो गुड। मैं अभी ऑन स्क्रीन कहता हूँ शी वाज सो गुड, सबसे बेहतर मुझे ये लगा। और अच्छा ना, बस बस उधर भी बोल रहा था किसी को, ये क्या हो रहा है भाई, इधर के इधर ही चल रहा है। एक्चुअली नजम से मेरी तारीफ नहीं बर्दाश्त होती। नजम देख लें, नहीं, एक दूसरे को किराया दे के आए मैं, तुमने इसके बाद यहाँ से तुमने तो बोला आपको भी ऑफर की थी, आप गरीब आदमी, हम क्या अभी करें। आपने इस पूरे सेगमेंट में बोला नहीं जब तक कोई सवाल ना हो। आप ना करें, आप बोले अपना आप। अकाउंट नंबर दे, मैं आप शुरू करें। कुछ और भी ट्रांसफर कराती हाँ जरा तारीफ है मेरी। तो मैंने अच्छा मैं बता रही थी ना, उस दिन थोड़ा सा मेरा मूड पता नहीं क्यों ऐसे ही था, तो मैं बड़ी लड़ाका सी हुई थी, तो मैंने जरा मुकाबला कर लिया इनका। आई थिंक उनको आपको शायद ये अच्छी चीज लगी होगी, और अब यही चल रहा है। हमारे 12वां एपिसोड हमारा शूट हुआ है परसों। ठीक है, खावर भाई आते हैं खावर भाई की तरफ। मेरे ख्याल से खावर भाई वरना खावर जाके भाई, अब क्योंकि इतनी इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रही है, बहुत इंटरेस्टिंग। वैसे वो नाम बताना, कौन सा वो टॉक्सिक था, क्या था? ऑक्सीटॉक्सिक, अच्छा, ठीक है। समथिंग कुछ इस तरह मैं वो याद कर रहा हूँ। ऑक्सीटॉक्सिक था, कुछ इस तरह था। अच्छा खावर भाई, अगर आपकी इजाजत हो, ठीक है, हम लोग नहीं बढ़ेंगे ब्रेक की तरफ अगर आप इजाजत नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि क्योंकि आपसे किस तरह से दोबारा से फरहान का राब्ता हुआ, काफी अर्से से आप गिलगित में मौजूद थे, गिलगित में आपका काम हमें नजर आ रहा था, लेकिन आप इस्लामाबाद नहीं आ पा रहे थे, उसकी क्या वजूहात थी, फिर किस तरीके से आए? अगर आप इजाजत दें तो हम पहले चलें सेगमेंट की तरफ, वहां से वापस आएंगे तो फिर आगे से हम लोग कंटिन्यू करें। साथ जाएं कि आप जा रहे हैं? मैं चले साथ चलते हैं। आप अकाउंट नंबर देना, मैं आपको आप लोग भी चले सेगमेंट में, तब तक हम भी जो है ना कुछ डिस्कस कर लें, कुछ और भी बातें, हमारे साथ रहें। दीने खुदा की शान बढ़ाई हुसैन ने, बख्शी है जिसने मज़हब इस्लाम को हया, कितनी अजीम हजरत शब्बीर। कोई मोहब्बत से प्यार से बुला लेता है, कोई नफरत से झिड़क देता है। हम जी मीर आलम है, ये हमारा खानदानी पेशा है, 7 पीढ़ियों से गाना बजाना, संगीत, राग रंग है जी। आज 8 दिन के फनकार नहीं है। गई एक नजर, जितने खाली है सब जहां भर जाएंगे, ताजदार है। मेरा नाम बाबर अली है और मेरी फैमिली का ताल्लुक जो है वो खान साहब मेहंदी हसन साहब जो शहंशाह गज़ल है, वो मेरे नान का फैमिली है वो तो, और रेशमा जी की फैमिली जो है वो हमारी फैमिली है। ताजदार हरम ओ निगाहे करम छाए करम ताज। अबू से सीखा है, फैमिली का यही काम है हमारा, और कोई शोभा नहीं। मीर आलम बंदे हैं, इसमें खान साहब मेहंदी हसन साहब हो गए तो उनकी गज़लें हो गई, तो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब है, उनकी गज़लें हो गई। गुलाम अली खान साहब है, उनकी गज़लें हो गई। राहत फ़तेह अली खान साहब है, उनकी गज़लें, गाने, गीत हो गए। और रफ़ी, मुकेश, लता वगैरह, मैडम नूरजान,
तो सबको पिक करके कोशिश करते हैं बस। आ गए बेहिजाबाना वो सामने आ गए। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और मैं ये तकरीबन 10-15 साल से इसमें हूँ मेहनत में, और मैंने तबला अपने चाचू से सीखा है और उस्ताद मेरे हैं जो लाल खान उस्ताद हैं राजस्थान पीछे से। हंसी चांद ज्यादा है दिल के कालों से अल्लाह बचा, मस्त नजरों से अल्लाह अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह अल्लाह बचाए, मस्त नजरों। जो मैंने बंसरी सीखी है वो खान साहब था, गुलाम मोहम्मद राजी इसका नाम था, रेडियो पाकिस्तान लाहौर से उसने प्रोग्राम किए, पक्के राग गाए हैं जी, मैंने उससे सीखी थी। वो अल्लाह को प्यारा हो गया, वो इल्म तो था वो मुझे दे गया। बस जब से मैं बजा रहा हूँ अल्लाह की मेहरबानी से हर गज़ल, हर गाना, हर कवाली, हर नात मैं बजा लेता हूँ। इधर उधर न भटक दे फिरो खुदा के लिए। बस यहीं से ये बाजारों में जो अच्छे अच्छे लोग जहाँ पे आते हैं, जो सोबर लोग आते हैं सेंस वाले, तो वहाँ पे हम जाते हैं तो उधर से हमारी फ्रेंडशिप बन जाती है, नंबर वगैरह मिल जाते हैं उनको, तो उनकी फैमिलियों में प्रोग्राम किया जाता है। हर बला सर पे आ जाए लेकिन, हर बला दर पे आ जाए लेकिन, ए हुस्न वालों से अल्लाह बचा। और जाहिर में शौक इबादत, और जाहिर हम अब भीख नहीं मांगते हैं इस वजह से कि हम बाहर आ जाते हैं और हम अपने फ़न का मुजाहरा करते हैं, फिर लोग हमें नज़र देते हैं। भीख हम नहीं मांगते हैं, खुद ब खुद लोग अपने हमें नज़र देते हैं हमारे फ़न सुनकर, हमारा काम देखकर, तो इस वजह से हमारे बच्चों का रोज़गार चल जाता है। तो जी बस बात ये है कि काम हमें मिलता नहीं, तो हम बाज़ार में आ जाते हैं अपना फ़न का मुजाहरा करने, उसमें अपना खर्चा बर्चा दाल रोटी अल्लाह ताला दे देता है। कोई चांस हमें मिल जाती है टीवी का जहाँ मैं बजाऊँ, फनकारों के साथ बजाऊँ, वैसे ही बजाऊँ है जी, सारे फनकारों के गाने बजाता हूँ, एक के नहीं, जितना भी फनकार हुआ है दुनिया में सब के बजाता हूँ। राग पहाड़ी स्टार इसका बंसरी का, उसके बाद राग भैरवी, राग मियाँ की टोड़ी है जी, राग भैरू, राग मालकोस, राग दलबारी, राग अहमद ठाठ, राग कलावती, इस तरीके से 10 रागों के अंदर गाने रिपीट कर जाऊँ। क्योंकि पाकिस्तान में इस मौसीकी की कदर नहीं है और कोई हमें टेलीविज़न पे, कोई रेडियो पे, कोई जगह पे हमें कोई काम नहीं मिल रहा, हुकूमत हमारी कोई सरपरस्ती नहीं करती। गरीब आदमी फिर अपना पेट तो पालना ही है, बच्चों को भी पालना है, मुश्किल हालात है, वक्त ऐसा जा रहा है कि जिसमें बहुत गुजर मुश्किल होती है। तो ये अपना जो हुनर है वो हम मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, इसमें अल्लाह ताला बरकत दे रहा है, बस फिर टूर कर अपने बच्चों का पेट भी पाल लिया करते हैं। प्यार से बुला लेता है, कोई नफरत से झिड़क देता है, बस ऐसे सिस्टम चलता है हमारा, और ये हवाई रोजी है बस, जिसमें कुछ बन गया कुछ नहीं बना, सब्र शुक्र, बस अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है, तो सब्र शुक्र से अपना वक्त गुजारते हैं और जो नजर न्याज जो मिल रहा है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। जी वेलकम बैक टू द शो। चलते हैं खावर की तरफ। आप बताएं जी, ऑर्डर डिसऑर्डर में क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, आपका क्या रोल है? ऑर्डर डिसऑर्डर में क्या कर रहा हूँ? ऑर्डर डिसऑर्डर में ये ऑर्डर बनी हुई है और मैं डिसऑर्डर बना हुआ हूँ। अच्छा, मतलब वहाँ पे किस चीज़ का डिसऑर्डर हुआ हुआ आपको?
हाय वो तो दिल अंदरूनी कहानी है वो। वैसे मर्दों को बहुत अच्छा लगेगा, लड़कों को स्पेशली। मैं वहाँ पे कभी और कैरेक्टर्स कर रहा हूँ, मगर अभी जो 2 कैरेक्टर्स किए उसमें से एक कैरेक्टर है वो है कुआरे का, अच्छा, जो मैं अल्हम्दुलिल्लाह हूँ शदीद कुआरा। तो बस वही कर रहा हूँ और वो बड़ा मज़े का कैरेक्टर था। उसके साथ एक और कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ सिफारिशी का, ठीक है, बिल्कुल वो वाला, वही बड़ा प्यारा है। तो ये लिखते हैं हम दरमियान में कुछ, अगर ये परमिशन दे तो कुछ खुद से भी डाल लेते हैं, बस कर ही रहे हैं। तो मतलब आप ऑर्डर डिसऑर्डर की टीम का भी हिस्सा हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे, आप तो काफी अरसे से हम आपको देख रहे थे, गिलगित में आप मौजूद थे, फिर इस्लामाबाद कैसे आना हुआ, या इसी काम के लिए आए? मैं आपको सच बात बताऊं तो कहानी कुछ यूँ थी कि मैं कर रहा था, थिएटर कर रहा था, मगर कुछ आ नहीं रहा था, सिर्फ जा रहा था। समझ रहे ना? तो मुझे ख्वाब आए कि ख्वाब, देखो उम्र बढ़ती जा रही है, शादी भी करनी है, कुछ होना चाहिए, क्योंकि घर वालों ने कब का छोड़ दिया है, कब तक तुम पिज़्ज़ा डिलीवर करते रहोगे, प्रोडक्शन मैनेजर में। मैंने कहा गिलगित चले जाओ, वहाँ पे थोड़ी बहुत इज्जत भी थी। मैंने कुछ ना हो, इज्जत तो मिल रही है, इज्जत तो है बिल्कुल, और अच्छा खासा यूट्यूब से कुछ कमा भी रहा था। तो मैं घर में जाकर सुकून में था, तो अचानक से एक बंदे की कॉल आती है, हेलो, कोई 2-3 महीने पहले, हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ। मैंने कहा तू पहले से बहुत कुछ कर रहा है, टेंशन ना ले। कहता हूँ अगर मैं तुझे 2 महीने बाद बताऊँगा, जब मैं बताऊँ तो तूने इस बात को सीरियस ले लेना और आ जाना है। मैं अभी से तुम्हारे लिए कुछ सोच रहा हूँ। मैंने कहा तू बुला, मैं आ जाऊँगा। फिक्स 2 महीने बाद एक बंदे की कॉल आती है, मैंने तुझे कुछ नहीं बताया मगर बहुत कुछ हो गया इधर। मैंने कहा क्या हुआ है? कहता बहुत कुछ हो गया, बस तू आ जा, बस तू ना आना है। मैंने इससे पूछा भी नहीं, मुझे नहीं पता, इसने ना या तो ना स्टोरीज नहीं लगाता अपनी, कुछ भी नहीं लगाता, प्राइवेट पर्सन है प्राइवेट ना। अभी तक असल से डर लगता है कि कहीं ना प्रोजेक्ट कैंसिल ना हो जाए। ये भी डर होता है, ये डर होता है। तो मैं यहाँ आया हूँ, ये बड़ा तैयार हो गया, इसने अभी भी नहीं बताया। इसने कहा आज चैनल की तरफ चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाहर आया, मैं बिल्डिंग देख के थोड़ा ना, मैंने कहा तू यहाँ पे है? इन बातों से वो एक और शो नहीं देंगे। मैं अंदर आया, मिला है ना, इन्हीं बातों से एक और शो मिला है। मैं अंदर आया, सब इसकी इज्जत कर रहे हैं, फरहान भाई, फरहान भाई। मैंने कहा वाह, फरहान इज्जत भी है? 2 महीने में क्या किया है जो दोस्त कि सब इज्जत कर रहे हैं। हमारे जो कैमरामैन भाई हैं इतने प्यारे प्यारे ना, इतने अच्छे अच्छे, सब फरहान भाई। ये अचानक से एक डायरेक्टर की सीट पे बैठ गया। मैं कह रहा हूँ क्या हो रहा है फरहान, सब तुम्हें इज्जत दे रहे हैं, लिफ्ट में ऊपर नीचे हो रहा है, क्या हो रहा है? पहला तो नहीं था वैसे, ठीक है, लेकिन नहीं, मतलब कुछ ज्यादा ही हो रहा था ना। नहीं, इसे अल्हम्दुलिल्लाह ने बहुत काम किया। अच्छा, जब यहाँ आके मुझे पता चला ना कि लड़का तो सेट हो गया, इसने कहा ये 2 रोल हैं, ये तुम्हारे ही हैं, ये तुमने करना है। मैंने कहा ठीक है। और इसने ना, और आप भी इधर थे और आप लोगों ने बड़ा प्यार दिया, और इधर वैसे इन्होंने अफवाहें छोड़ी हुई थी, खावर बड़ा अच्छा एक्टर है, ये वो ना। और मुझे एहतशाम भाई आया, बताया खावर इधर आओ यार, तुम्हारा बड़ा तारीफ करते हैं, ऊपर आके जरा ऑडिशन दो। हाँ, अब मतलब कि कहानी नाज़रीन अब शिफ्ट हो रही है ऑर्डर डिसऑर्डर से पानी पूरी की तरफ। पानी पूरी जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था, खावर भाई उसको होस्ट कर रहे हैं, जी बताएं। तो मैंने कहा ठीक है दे, तो उन्होंने मुझे एक कंप्यूटर पे कुछ वीडियोस दिखाई, ये कॉन्सेप्ट है। मैंने कहा ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट वही मैं बता रहा हूँ कि मैं ऊपर गया हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह ना, वैसे ये लड़का है तो तारीफ के काबिल नहीं, मगर इसके साथ बैठ के मुझे वैसे ही कंफर्टेबल फील करता हूँ। इसके साथ लड़ता भी बहुत हूँ, आपको पता है गिलगित में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। मतलब एक बंदे से ना बंदा लड़ पड़े ना, तो दूर हो जाता है। अच्छा, दोस्तों से लड़ पड़े, मार कुटाई हो, बंदा दूर हो जाता है। ठीक है, ये भाइयों वाला रिश्ता होता है जो दोबारा नहीं, आपके नेचर में है, जिस तरह आप मुझे फोन पे बोल रहे थे ना, ठीक है, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। अच्छा, वैसे कि फरहान की है पर्सनालिटी ऐसी कि फरहान से लोग लड़के उसके करीब आते हैं। करीब आते हैं, आपको याद है ना? हम बहुत ज्यादा करीब आ गए ना। तो फरहान ने मुझे उस रोल के बारे में बताया, ये ऐसा से कर लेना, और उसमें मेरा पहला गेस्ट भी ना, मतलब एज अ डमी के तौर पे ना फरहान ही था। डमी, तो इसकी तो मैं क्लास बहुत अच्छी लेता हूँ, ठीक है। और यहीं पे मेरे ख्याल में इसी सेट पे, यहाँ पे मेरा ऑडिशन हुआ। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये था, मैं पानी पूरी का, वो ये है कि मैं होस्ट हूँ उसमें, ठीक है, वो तो आपको पता है। ठीक आप है, होस्ट हैं, उस होस्ट का काम ये है कि वो 2 मेहमानों को बुलाएगा, ठीक है, ठीक है। सामने रखी हुई है ड्रिंक्स, जिसमें बहुत ही अजीब अजीब किस्म की ड्रिंक्स है, सॉस वगैरह कड़वी के अच्छा, मतलब कॉकटेल्स बना के हाँ, रखे हैं, ठीक है। हलाल कॉकटेल का लफ्ज डाल के ना मेरे प्रोग्राम को ना तुम बंद मत करा देना, ठीक है। ठीक है, हलाल ड्रिंक्स हैं, हलाल कॉकटेल, हलाल हलाल कॉकटेल। कॉकटेल। और जो वो एक शॉट लगाएगा
तो बंदा जल जाएगा अंदरूनी, ठीक है। अब वो क्यों जलेगा? अब बंदे आमने सामने हो गए, ठीक है, होने के बाद तारुफ भी हो गया उनका, ठीक है, जो तारुफ उनका मैंने कराना है, उसके बाद वो लोग सवालात लेके आएंगे एक दूसरे के लिए, थोड़े से हम देंगे, थोड़े से हमने आके यहाँ से उनसे निकलवाने हैं कि भाई सबसे पहला बंदा उससे सवाल पूछेगा, तुम वहाँ गए थे, वहाँ पे क्या हुआ? ये जिस तरह कि मेरे एक शो में एक बंदा आया, उसने कहा पहले सवाल, मैंने कहा आप पहले सवाल पूछेंगे। खमाज बहन के थे हम, खमाज बहन ना, खमाज की बहन थे, अरसलान भाई। तो उन्होंने पहले, मैंने कहा सवाल, मैंने कहा बहुत ही टफ सवाल होना चाहिए आपका कि आपका दोस्त जल जाए। उन्होंने कहा आपका निक नेम क्या है? तो मैंने कहा यार देखिए ये क्या सवाल हुआ, निक नेम आप पूछ रहे हैं इनसे, है इनको टफ देखिए, ड्रिंक्स पिए, मैं चाहता हूँ कि मेरे जो यहाँ पे मेहमान आते हैं वो जल जाएं, तकलीफ में जाएं यहाँ से जाते हुए। उसने कहा जरा नाम तो पूछो ना। तो आगे वाले ने कहा यार तुम ये मत कर। अब उन्होंने ड्रिंक पहले पी ली थी ना, तो तकलीफ थी, तो उन्होंने कहा नाम बता दूंगा, मेरा नाम आफरा है। लड़का इतनी बड़ी दाढ़ी रखी, ठीक है, और जो मैंने उसकी क्लास ली है, और लोग उससे फिर ना अंदरूनी आपस की जो सवालात होते हैं ना, रंजिशें, तुमने वहां पे ये क्यों किया, तुमने वहां पे मुझे डिच क्यों कराया, वहां पे तुमने ये क्यों किया। मतलब आप वो ऐसा एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि जो पूछना है ना इस पे पूछो। फुप्पो का किरदार है। मैं तो वो बना हुआ हूँ जो तलाक नहीं कराती है वकील। मगर हमारे प्रोग्राम का एक बहुत ही प्यारा मतलब है, रिश्तों को जब गहराई में जाओ ना तो फिर वो ओरिजिनल जो रिश्ता निकलता है ना, वो मैं वो काम करता हूँ। ये वेरी गुड कवर खावर, ये आप कवर कर रहे हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और बड़ा नया कॉन्सेप्ट है। आप ये जो आप बता रहे हैं, बस क्या करें, ये वैसे मैं तारीफ करना चाहूंगा हमारी प्रोड्यूसर साहिबा, ठीक है, दो हैं, इन दोनों में से मुझे नहीं पता कि कौन ऊपर है कौन नीचे है, बस दो हैं हमारे प्रोड्यूसर, ठीक है। वैसे तशाम भाई हमारे सीनियर हैं, और हमारी जो दूसरी प्रोड्यूसर साहिबा है उम्मुल बनीन। यकीन माने, एक तो मेरा भी पहला एक्सपीरियंस है होस्ट का, अगर वो ना होती ना तो मुझसे शायद ना होता, क्योंकि मैं देसी बंदा ना। उम्मुल बनीन बड़ी अच्छी प्रोड्यूसर। नहीं चले, बेस्ट ऑफ लक आपके इस प्रोग्राम के लिए। फरहान मुझे ये बताएं कि अंदर मतलब आप खुद लिख भी रहे हैं इसको, ठीक है, खुद डायरेक्ट भी कर रहे हैं, और ऐसा कि खुद एक्ट कर रहे हैं जिस एरियाज में, वहाँ से निकल के मास्टर शॉट और ये सारी चीज़ें इनको डायरेक्ट भी करते हैं, ठीक है। टीम के साथ लड़ाइयाँ भी चल रही होती हैं, मेकअप जाके खुद चेक करवा रहे होते हैं, बहुत करीब से मैंने ये सारी चीजें नोट की हैं। सफाई भी कर लेते तो कितना हाँ सफाई भी कर रहे होते हैं, देखा है मैंने, ठीक है। तो कितना मुश्किल होता है ये सब रोल करना, और क्या क्या कहानियां पेश आई इस शो के? कहानियां तो बहुत ज़्यादा है, और ये सारी चीज़ें जो आप कह रहे हैं मैनेज करना, मैं चाहता था कि और लोग ऐड हों। सबसे पहले तैमूर मेरे साथ लिख रहे थे, वो अभी थोड़ा सा शहर से बाहर हैं, तो कुछ एपिसोड्स में अकेले कर रहा हूँ। पहले उनको लिखना, फिर डायरेक्ट करना, ये होता तो मुश्किल है, लेकिन वो जो क्राफ्ट की मेकिंग है उसमें बहुत मज़ा आता है। इसमें जो कैरेक्टर्स हैं, स्पेशली मैं नाम लेना चाहूँगा काशिफ भाई का, और मेकअप टीम हमारी बहुत ज़बरदस्त किस्म का मेकअप करते हैं, और जो मैं चाहता हूँ वो मुझे मिल जाता है, ठीक है। सो मैं ये चाह रहा था कि इसमें डायरेक्टर और आए, या एक आधी हम लोग किसी एक आधे इंसान को बुलाएं जो कि इसको डायरेक्ट कर ले या इसको प्रोड्यूस कर ले। तो हैदर भाई ने कहा कि नहीं यार देखो, आइडिया आपका, आपने कंसीव किया है तो आप खुद इसे करें। वो मेरे लिए मुश्किल तो है, लेकिन उन्होंने हमें ओपन हैंड भी दिया हुआ। और मामलात आप पूछ रहे हैं ऐसे ऐसे, मैं तो बिजी होता हूँ, यहाँ जैम चल रहा होता है मेरे सेट पे। अरीबा माशाल्लाह बहुत ही ना बेसुरी सिंगर है, और मगर इनको लगता है कि मैं बहुत अच्छा, हाँ, और इन्हें ये यकीन है कि ये सबसे ज़बरदस्त, और इनको ये भी होता है मैं कैसी लग रही हूँ मेकअप पे। जैसे अभी इन्होंने कुर्सी भी वो चूज़ किया, मुझे लग रहा है मैनी पैडी करवा रही हैं, देखें टांगे मैंने चूज़ किया कुर्सी। हाँ, और मेकअप पे सबसे ज़्यादा टाइम इनका होता है, ठीक है। उसके बाद हम लड़ते भी हैं, और हमारे लड़ने से मैंने पूछा था, हाँ लड़ने से मैंने पूछा था आपकी टीम की तरफ से। वैसे ये भी बड़ा है कि फरहान सेट पे बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं। अदर देन सेट आप उनसे मिले तो आपको लगता है उनसे जॉली पर्सन ही कोई नहीं हो सकता, लेकिन सेट पे बिल्कुल चेंज हो जाते। क्या है भाई, क्या ऐसे है कि मेरे पास एक सेट टाइम है, मैंने उसमें सारी चीजें खत्म करनी है, तो मेरे ज्यादा लोग वो हैं जो दोस्त बन जाते हैं। अब जब दोस्त बन जाते हैं, मैं सेट पे जाता हूँ ना, तो वो मेरे क्वेश्चन को बहुत इजी ले रहे होते हैं। ठीक है, जैसे ये आया, इसने कहा ये लाइनें ठीक नहीं है, तो
अब होता ये है कि सब इजी ले लेते हैं, तो उस डेकोरम को मेंटेन रखने के लिए आपको मुझे मूड थोड़ा स्विंग्स दिखाने पड़ते हैं। मूड स्विंग्स क्या, हाँ ऐसे कटोरे स्विंग्स। कटोरे स्विंग, वो अपनी बात करिए। ये कटोरा स्विंग की कहानी भी आप कहानी क्या है, जल्दी जल्दी। अच्छा फरहान, मैं जल्दी बताती हूँ। तो फरहान को सेट पे गुस्सा आता है। नजम एक दफा विदाउट कटोरा जो स्विंग हुआ था, वो तो तुम भी गवाह हो। तो एक दफा क्या हुआ कि ये रोल करे थे फकीर का, तो इनके हाथ में कटोरे और कुछ पैसे थे। तो हमारे एक जज साहब थे, उनको लाइंस नहीं याद हो रही थी, स्पेसिफिकली एक वर्ड था जो वो नहीं कह पा रहे थे, और फरहान का गुस्सा बजा था क्योंकि उससे पहले 2 रातें फरहान ने हमें बहुत लेट, लाइक मिडनाइट तक बिठा के प्रैक्टिस करवाई थी, रिहर्सल्स करवाई थी। अब अगले दिन जब हमारा शूट हो रहा था, तो यूजुअली फरहान डज दिस इन अ थिएट्रिकल स्टाइल कि हम 1 टेक में पूरा करते हैं। ठीक है। सो उसको होता है ही इज अ परफेक्शनिस्ट के गलतियां ना हो और ये सब एक फ्लो में रहे। अब जब उनकी लाइन ना खराब हुई, फरहान ने गुस्सा पी लिया, सब हो गया। फिर दूसरी एक दफा खराब एक दफा पिया, फिर रीटेक किया क्योंकि वो बार बार कट करके दोबारा जाना होता है। तो जब तीसरी दफा हुआ ना, फरहान ने कटोरा सिक्के समेत थड़ाक वो मेरे पैर पे लग के आगे गिरा। मैं यूं करके देखी, मेरी या अल्लाह ये तो बहुत ज्यादा हो गया। और फरहान से छोड़ के चला गया। फरहान ने कहा ना नुकसान भी बहुत होता है। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। कुछ अभी ना उसमें जो सेट होता है उसमें ना डिफरेंट लोग आते हैं। अच्छा नहीं, ये जो स्टोरी है ना, ये यहीं पे आप कंटिन्यू टाइम करेंगे। टाइम हुआ जाता है जी हमारे सेगमेंट का, और सेगमेंट से वापस आएंगे और खावर की तरफ जाएंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बड़े मजे की चटपटा सी स्टोरी आने वाली है। जल्दी से देखें, वापस आए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे मिजाज हैं आपके। एक और प्रोग्राम में मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और एक शेर के साथ हम आगाज़ करेंगे कि खुदा से एक रोज़ हुस्न ने ये सवाल किया, खुदा से एक रोज़ हुस्न ने ये सवाल किया, जहाँ में क्यों ना तूने मुझे लाजवाल किया। ये इलामा इकबाल की बड़ी मशहूर नज़्म है। इसमें हुस्न जो है, ब्यूटी जो है, वो खुदा से ये सवाल कर रही है कि तूने लाजवाल क्यों नहीं किया। खैर, इकबाल साहब ने अपनी शायरी में जो भी इसका जवाब लिखा या खुदा ने जो भी हुस्न को जवाब दिया, लेकिन हमें ये पता है कि इंसानी तारीख़ में इंसान ने हुस्न को ज़बरदस्त जवाब दिया, और वो ये दिया कि हुस्न को निखारने में, हुस्न को लाजवाल करने में इंसान और इंसान के आबा व अजदाद ने बड़ा काम किया, बड़ी मेहनत की। अब ये हुस्न का लफ्ज़ शुरू हुआ है तो आपको याद होगा एक प्रोग्राम में हमने बात की थी कि फ़लसफ़े का एक पूरा शोबा है जो हुस्न के ऊपर बात करता है, उसे हम एक्सियोलॉजी कहते हैं, और एक्सियोलॉजी में एस्थेटिक्स होते हैं, यानी जमालियात होते हैं। लेकिन आज हम प्रोग्राम में जिस आइडिया की बात करने जा रहे हैं, वो आइडिया है वो हुस्न जो इंसान की अपीयरेंस को ग्लोरीफाई करता है। आप समझ रहे होंगे? जी हाँ, आज का प्रोग्राम है द आइडिया ऑफ कॉस्मेटिक्स के ऊपर। कॉस्मेटिक्स का लफ्ज़ चाहे हमें सुनने वाली ख़वातीन हैं या मर्द हजरात हैं, कॉस्मेटिक के लफ्ज़ से तो आशना है, और कॉस्मेटिक का लफ्ज़ जो ही हमारे कानों में आता है तो हम यही समझते हैं कि अच्छा हम मेकअप की बात कर रहे हैं, और मेकअप का लफ्ज़ जब भी आता है तो हमारे जहन में ख़वातीन ही आती हैं। खैर, मैं आपको आज बताऊँगा कि बहुत सी ख़वातीन मेकअप से इनकार इस वजह से करती हैं कि ये तो भाई ज़बरदस्ती हमें फेमिनिटी की तरफ वो कहते हैं ना, जोर डाला जाता है, राग़िब किया जाता है। लेकिन आई विल गेट बैक टू इट इन मोमेंट्स। लेट्स गेट बैक टू द हिस्ट्री ऑफ कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक्स की अगर तारीख़ के ऊपर जाएं तो हमें पता लगता है कि आसार कदीमा और आर्कियोलॉजिकल जो हमारे पास डेटा है, उसके मुताबिक तकरीबन 30,000 साल, 30,000 ईयर्स पुराने ऐसे आसार मिलते हैं जिसमें इंसान जो है उसने कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया। जी हाँ, 30,000 साल पहले। इसका मतलब है कि जस्ट इमेजिन कि हमारे सामने जो रिकॉर्डेड डेटा है वो तकरीबन 2,500 से 3,000 साल का है। रिकॉर्डेड डेटा से मुराद है डॉक्यूमेंटेड, जो रोमन एम्पायर से और यूनानियों से शुरू हुआ। तो 30,000 साल पहले से मेकअप के आसार कदीमा जो हैं हमें मिलते हैं। अब सवाल पैदा होता है, भाई मेकअप के आसार कदीमा कैसे मिलते हैं? वो इस सूरत में मिलते हैं कि कॉस्मेटिक्स की शक्लें जो 30,000 साल पहले थी, यानी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की शक्लें, वो हमें सामने आती हैं। और तारीख़ कहती है कि इजिप्ट जो है, मिस्र जो है, वहाँ पे कॉस्मेटिक्स की इब्तदा हुई, और वो कॉस्मेटिक्स की इब्तदा जो है वो कोल से हुई। ये कोल जो है, ये COAL वाला कोल नहीं है, बल्कि KOHL वाला कोल है, और इस कोल का मतलब होता है, जी हाँ, इसका मतलब होता है कजला, जिसे हम काजल भी कहते हैं, काजोल भी कहते हैं। ये जो
कोल है ये इजिप्ट में सबसे पहले दरियाफ्त हुआ, जो काले रंग का पाउडर होता था जो आंखों के गिर्द लगाया जाता था इंसान की आंख को ग्लोरीफाई और ब्यूटीफाई करने के लिए। आज हमें बहुत से ऐसे आर्कियोलॉजिकल चीज़ें मिलती हैं जिसमें आंख जो है उसकी डेकोरेशन मिलती है। इजिप्शियन आर्ट के अंदर जो एहराम मिस्र के अंदर हमें आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड मिले उसके अंदर आंख को ब्यूटीफाई किया गया है। कभी यूं लंबी करके आपने वो शक्ल देखी होगी, और आंख इज़ समथिंग दैट गॉट एन अटेंशन थ्रू मेकअप। सो अब आंख को क्यों अहमियत दी गई ये एक अलग गुफ्तगू है, अलग मौजू है, लेकिन मुझे यही समझ आता है क्योंकि आंख ही हुस्न को देखती है, आंख ही इस कायनात और दुनिया को देखने की वजह बनती है, तो आंख को ग्लोरीफाई किया गया थ्रू मेकअप। खैर, मेकअप की ये जो इंडस्ट्री है ये शुरू में हमें कोल और उसके अंदर वैक्स का इस्तेमाल हमें नज़र आया। वैक्स से मुराद है मोम। अब मोम के हासिल करने के मुख्तलिफ ज़राए हैं। एक ज़रिया होता है दरख्त। देर आर सर्टन ट्रीज़ जिनसे ग्लू और वैक्स जो है वो डेवलप होती है। उस वैक्स को कॉस्मेटिक्स के अंदर पिछले कोई 30,000 से इस साल से इस्तेमाल किया जाता है, और आज हम एक वैसलीन एक चीज़ यूज़ करते हैं। वो वैसलीन की जो मौजूदगी है वो रिकॉर्डेड मौजूदगी जो है वो 5-6 हज़ार साल पुरानी है। नाउ लेट्स गेट बैक टू कि हम कॉस्मेटिक्स यूज़ क्यों करते हैं। ये मैंने शुरू में बताया, जस्ट टू ग्लोरीफाई आवर अपीयरेंस। और ये जो तसव्वुर है खूबसूरती का, हुस्न का, ये हर कल्चर में मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पे एक कल्चर है जिसे हम जापानीज़ कल्चर कहते हैं, उसमें एक कैरेक्टर है गीशा का कैरेक्टर। गीशा का कैरेक्टर जो है आपने देखा होगा, सफ़ेद चेहरा होता है, उस सफ़ेद चेहरे के ऊपर लाल किस्म की सुर्खी होती है और ख़ास किस्म का हेयर स्टाइल होता है और ख़ास किस्म का लिबास होता है, और उस लिबास का एक ख़ास सलाई का ढंग होता है। अब देखिए, गीशा की जो ब्यूटी कॉन्सेप्ट है वो है सफ़ेद चेहरा, सफ़ेद सपाट चेहरा जिसमें थोड़ी सी कॉन्टोरिंग की जाती है, रेड कलर से चीक्स के ऊपर नाक अलग किया जाता है और लिप्स जो है वो रेड दिखाए जाते हैं। लेकिन यही ब्यूटी का कॉन्सेप्ट जब हम वेस्ट में लेके आते हैं तो वो थोड़ा सा बदलता है। एक वक्त था कि वेस्ट के अंदर ब्यूटी का तस्वुर पीले रंग से था, यानी आप जितने पीले होंगे उतने आप खूबसूरत होंगे। आप समझ रहे होंगे पीले से मुराद है येलोइश लुक, यानी जो आपका चेहरा है, आपकी स्किन है, उसकी येलोइश लुक हो। तो वेस्ट के अंदर हम देखते हैं कि जो लोग थे वो सफ़ेद रंग के थे, तो उन्होंने येलोइश टोन डेवलप करना शुरू की। और ऐसे भी तारीख़ में वाक़यात मिलते हैं जब कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल नहीं की जाती थी तब, या कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल करते के साथ साथ कुछ ख़वातीन जो हैं वो अपना खून जो है वो ज़ाया करती थी ताकि हीमोग्लोबिन कम हो और उनके चेहरे पे पिलाहट आ जाए, और वो चेहरे की पिलाहट जो है वो खूबसूरती का निशान समझी जाती। सो ब्यूटी का कॉन्सेप्ट हर मुल्क में और हर कल्चर में अलग है। कॉस्मेटिक्स की अगर हम पर्टिकुलर बात करें तो कॉस्मेटिक्स का जो आगाज़ है उसकी एक वजह खूबसूरती है, अच्छा दिखना है, और दूसरी वजह जो है वो मेडिकेशन है। मेडिकेशन से मुराद है अगर स्किन की कोई बीमारी है, तो स्किन के ऊपर कोई रैशेज़ हैं, स्किन के ऊपर कोई हल्के हैं, उनको दूर करने के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल किया जाता था। इसी तरह सुरमे का लफ्ज़ आपने सुना होगा, हमारे कल्चर के अंदर सुरमा इस्तेमाल होता है। तो सुरमा इस्तेमाल करके हम माएँ कहा करती थी मैं सुरमा लगाओ, नज़र तेज़ होती है, आँख खूबसूरत होती है। तो खूबसूरती एक कॉन्सेप्ट है कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड। लेकिन दूसरा कॉन्सेप्ट है इलाज, स्किन का इलाज, आपकी वो जो अपीयरेंस है उसके ऊपर अगर कोई धब्बे हैं उनको छुपाने का तरीका, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये मेडिकेशन के अंदर आती हैं। और जब हम मेडिकेशन की बात करते हैं तो मेडिकेशन में अल-ज़हवारी एक मुस्लिम स्कॉलर गुजरे हैं कोई 1100 AD के अंदर, यानी 1100 सदी में। अल-ज़हवारी वॉज द फर्स्ट प्रॉपर केमिस्ट जिन्होंने केमिस्ट्री के ऊपर बहुत सी किताबें लिखी, और उनकी जो तसानीफ़ हैं उसमें से एक तसनीफ़ जो है वो पूरी कॉस्मेटिक्स के ऊपर है। आप सोच रहे होंगे भाई मुस्लिम स्कॉलर, मुस्लिम साइंटिस्ट कॉस्मेटिक्स पे किताब लिखता है? जी हाँ, ये दुनिया की तारीख़ की पहली किताब थी जो केमिस्ट्री पे थी, और केमिस्ट्री के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के ऊपर ये किताब लिखी गई थी। इस किताब की सबसे बड़ी अहमियत को हम इस तरह नाप सकते हैं कि यही किताब जब यूरोप में गई तो वहाँ पे ट्रांसलेट करके सदियों पढ़ाई गई और कॉस्मेटिक्स की केमिस्ट्री को पढ़ाया गया अल-ज़हवारी की किताब से। अब सवाल पैदा होता है कि अल-ज़हवारी की किताब में ख़ास बात क्या थी? वो ख़ास बात ये थी कि अल-ज़हवारी ने कॉस्मेटिक का मेडिकल यूज़ जो है
उसको बहुत वाज़े करके बताया। उसने बहुत से ऐसे केमिकल कंपाउंड्स के बारे में इंसानी तारीख़ को समझाया, इंसानों को समझाया कि इन मेडिकल कंपाउंड से बहुत सी जल्द की बीमारियां ख़त्म हो सकती हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें छुप सकती हैं जो आपकी दख को, आपकी दिखने को जो है वो ख़राब करती हैं, उसको बेहतर किया जा सकता है। तो अल ज़हवारी का नाम आपने नहीं भूलना। केमिस्ट्री और केमिस्ट्री के अंदर कॉस्मेटिक्स और कॉस्मेटिक एज अ ट्रीटमेंट और एज अ मेडिकेशन इस्तेमाल करने के बाद दुनिया की तारीख की पहली किताब थी। कॉस्मेटिक्स की इंडस्ट्री जो है, जो मैस प्रोडक्शन की इंडस्ट्री है, वो तकरीबन 18वीं सदी में आके, जब आपको पता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई तो मैस प्रोडक्शन शुरू हुई। उससे पहले यकीनन जिनके ज़राए ज़्यादा होते थे वो चंद लोग और चंद अफराद थे जो कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते थे। लेकिन 18वीं सदी में आके मैस प्रोडक्शन शुरू हुई और कॉस्मेटिक्स ने एक बड़ा बिजनेस सेक्टर खड़ा कर दिया। और आज कहते हैं कि तकरीबन कोई 400 बिलियन यूएस डॉलर की इंडस्ट्री सिर्फ कॉस्मेटिक्स की है, और इसमें परफ्यूमरी शामिल नहीं है। मैंने परफ्यूमरी का जिक्र कर दिया। परफ्यूम्स जो है वो भी कॉस्मेटिक्स का हिस्सा है। उसमें आपकी एग्जिस्टेंस जो है खुशबू के ज़रिए ज़ाहिर होती है। कॉस्मेटिक्स की इंडस्ट्री इटली की, फ्रांस की बात करें, चाइना के अंदर सिर्फ कहते हैं तकरीबन कोई 130 बिलियन यूएस डॉलर की इंडस्ट्री सिर्फ चाइना की कंजम्पशन पे बेस करती है। यूरोप पूरे के अंदर यूएस की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड है। दुनिया की इस वक्त सबसे बड़ी कॉस्मेटिक कंपनी जो है वो लॉरियल है। अब लॉरियल का नाम यकीनन जो हमारी ख़वातीन सुन रही हैं उनको पता होगा। लॉरियल इज़ द बिगेस्ट एंटरप्राइज इन द इंडस्ट्री ऑफ कॉस्मेटिक्स। ये तो सारी बातें होंगी कॉस्मेटिक्स की, गुड नाइस। कॉस्मेटिक की एक साइड में आपको दिखाना चाहूँ जिसका ताल्लुक 1968 से है, 1968 से। 1968 में अमेरिका के अंदर ख़वातीन अपने हकूक़ की जंग लड़ रही थी, जिसे हम फेमिनिस्ट तहरीक कहते हैं। और उस तहरीक के अंदर ख़वातीन ने एक डस्टबिन बनाया और उस डस्टबिन का नाम लिखा फ्रीडम ट्रैश कैन। क्या नाम रखा? फ्रीडम ट्रैश कैन। और उस डस्टबिन के अंदर उन्होंने क्या फेंका? उन्होंने कॉस्मेटिक्स फेंके। उन्होंने कहा ये कॉस्मेटिक्स हमें ज़बरदस्ती, हमें नरमो नाजुक दिखाने की कोशिश करते हैं, ज़बरदस्ती हमें फेमिनिन और एक ऐसी ह्यूमन स्पीसी बताने की कोशिश करते हैं जो सिर्फ मेकअप कर सकती है, अच्छा दिख सकती है और किसी काम नहीं आ सकती। तो फ्रीडम की तहरीक, जो विमेन फ्रीडम की तहरीक 1968 में थी, उसमें फ्रीडम ट्रैश कैन बनाए गए जिनके अंदर कॉस्मेटिक्स को फेंका गया और ख़वातीन ने कॉस्मेटिक्स का इनकार किया। मैं ये नहीं कह रहा अपनी पाकिस्तानी ख़वातीन से कि आप इनकार करें, लेकिन दिस इज़ वन साइड ऑफ कॉस्मेटिक्स कि कॉस्मेटिक्स शायद ज़बरदस्ती का आपको फेमिनिन बनने पे मजबूर करती हैं। ये कहना था 1968 की तहरीक चलाने वाली ख़वातीन का, और उन्होंने कॉस्मेटिक्स से इनकार किया और उन्होंने कहा नहीं, हम जो हैं हम वैसे ही दिखेंगे। खैर, इस वाक़े को गुज़रे तकरीबन 40 बरस 50 बरस हो गए और आज हम देखते हैं कि मर्द हजरात भी कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। सो ख़वातीन ने कॉस्मेटिक्स छोड़े या नहीं छोड़े, मर्द हजरात ने कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया, तो ये भी चले, बराबरी हो गई। वक्त कम है, बातें बहुत है, इसलिए आज हम इसी पे क्लोज करते हैं दैट द आइडिया ऑफ कॉस्मेटिक्स जो है उसकी ह्यूमन सिविलाइजेशन के अंदर मौजूदगी सदियों से है, आज भी है और शायद आने वाले वक्त में भी रहे। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो भी आइडिया इंसानी तारीख में आया जिसने दुनिया की एक शक्ल बदली, उसमें उस आइडिया की एवोल्यूशन कैसे हुई और उस आइडिया में से हमने बेहतर चीज़ कैसे पिक करनी है और उसकी बुराई या उसकी खामी को कैसे अपने से दूर करना है। अब फैसला आप पे है कि ख़वातीन मेकअप करना छोड़ती हैं या मर्द ज़्यादा मेकअप कराना शुरू कर देते हैं। आज तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। वेलकम बैक टू द शो। अब हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्डर डिसऑर्डर क्या है, ये क्या नाम था, कहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया। जी फरहान, मुझे ये बताओ कि ऑर्डर डिसऑर्डर जो है आपका अपना कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था क्या और अब ये किस तरीके से चल रहा है? क्योंकि सुनने में तो इन्होंने बोला जिस तरीके से मेंटली रिटार्टेड है। अच्छा, ऑर्डर डिसऑर्डर बेसिकली पहले तो नाम आपने मेंशन कर दिया, ये एक कंप्लीट कॉमेडी शो है बेसिकली। और इसका कॉन्सेप्ट पहले मैं बताता हूँ, फिर नाम पे आते हैं कि हमने कैसे किया। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि एक डमी किस्म की अदालत है जो कि गली मोहल्लों में लोगों ने खुद ही बनाई हुई है। ठीक हो गया।
इसमें हम हर आने वाली एपिसोड में एक नया मुल्जिम आता है जो जिस पे कोई ना कोई इल्ज़ाम होता है जो कि सोशल इशू होता है, और फिर उसका सलूशन हम लोग एंड पे डिस्कस करते हैं। हम सोशल इशू को थोड़ा सा नॉक करने की कोशिश करते हैं ह्यूमर के अंदर रहते हुए कम्प्लीटली, और बहुत रियल कैरेक्टर्स हैं, रियल लाइफ कैरेक्टर्स हैं। इसमें आपको सब्जी वाला मिलेगा, इसमें आपको कसाई मिलेगा, इसमें आपको एक रोड पे बैठ के वो कान साफ करने वाला बंदा मिलेगा, इसमें आपको दूल्हा मिलेगा, इसमें आपको कवारा मिलेगा, ठीक है, इसमें आपको मॉडल मिलेंगी, ठीक है। सो इस तरह के कैरेक्टर्स हैं जिन पे एक इल्ज़ाम लगाया जाता है अदालत की तरफ से, जो डमी अदालत है हमारे पास, और अरीबा उस इल्ज़ाम को और उस टॉपिक को मेंशन करती हैं, और जो मुल्जिम होता है वो उस इल्ज़ाम को डिफेंड करता है। जो उसकी दूसरी साइड है, हम दोनों तरफ से एक रियलिटी को दिखाना चाहते हैं, लेकिन वो ह्यूमरस होता है। जो कैरेक्टर आता है हमारे पास वो ह्यूमरस होता है। इसको जज करने के लिए हमारे पास एक ज्यूरी है, और वो ज्यूरी इसलिए ज्यूरी है क्योंकि वो लोगों को अपने अपने इलाकों में जज करती है, ठीक है। और प्लस पॉइंट हमारे पास ये है कि हमारे पास यहाँ पे ऑडियंस भी होती है। तो हमारे पास एक रियल टाइम एक्शन की जो हम बात करते हैं वो सब कुछ इस शो में है। तो कहने को तो ये शो है, लेकिन इसका पूरा तरीक़ाकार जो है वो एक सिटकॉम की तरह का है कि एक ही सेट पे हम लोग हर दफ़ा नई स्टोरी लेके आते हैं, नया टॉपिक लेके आते हैं। तो कोशिश ये रहती है कि आवाम को हंसाएं भी, क्योंकि हम एक इंफरटेनमेंट प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, तो साथ साथ हम लोग कुछ एजुकेशन और लर्निंग की बात सोशल इशू भी रेज हो जाए। लेकिन फरहान, ये आइडिया आपको कैसे आया? अच्छा, ये आइडिया मैंने ऐसे कंसीव किया था कि मैं अपनी छत पे बैठ के अक्सर जो है ना, मैं और मेरी तन्हाई बातें करते हैं। क्या करते थे? नहीं, मेरी छत पे इर्द गिर्द माजरत, ठीक है। सो मैं बैठा हुआ था और मेरी एक दोस्त है अस्मा, मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा। तो वो बहुत ना एनर्जेटिक है, फरहान तुमने मुझे यूँ क्यों कहा, फरहान ये क्यों किया। तो मैं उसके लिए सोच रहा था कि यार मैं इसके लिए कुछ बनाता हूँ, ये कैरेक्टर है। तो मुझे याद आया कि क्यों ना ये वकील और ये मेरे से सवाल करे। इनिशियल आइडिया ये था कि एक कटहरा है, उसमें एक मुल्जिम खड़ा और उससे डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर हो रहा है, ठीक है। और जो जज है वो ऑडियंस है बेसिकली, कि ऑडियंस खुद उसका फैसला दे। लेकिन मेरे ख्याल से कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होती है किसी भी चीज़ के लिए, तो उस आइडिया को इसलिए बढ़ाया गया कि वो कम्युनिकेट बेहतर तरीक़ेकार से हो। मैं नज़म का थैंक यू करूँगा इसमें कि यही आइडिया जब मैंने बताया तो किसी को समझ नहीं आ रहा था, फिर नज़म ने बताया, थैंक यू वेरी मच, और इसने अच्छा कम्युनिकेट किया। ये आइडिया हैदर भाई के पास आया, हमारे हेड हैं, और सबसे पहली बात फनकार दोस्त आदमी है वो, और उन्होंने बहुत अच्छा, उन्होंने इसको अदालत में कन्वर्ट किया कि यार हम इसको एक गली मोहल्ले की अदालत दिखाते हैं जिसमें हमारे पास ज्यूरी भी हो, ठीक है। फिर ज्यूरी का कॉन्सेप्ट मेरी तरफ से एडिशन हो गई उसमें। उनका बहुत शुक्रिया, फिर आपका शुक्रिया इस प्रोग्राम के लिए कि जब मैंने इसका पायलट किया था तो आपने एज ए वकील काम किया इसमें, जो जिससे मुझे बहुत हेल्प हुई। चैनल वालों को लगा कि यार शायद ये कुछ कर सकता है, वरना तो थैंक यू वेरी मच। सो ये एक अदालत का कॉन्सेप्ट है जिसमें सोशल इश्यूज डिस्कस होते हैं विद ह्यूमर एंड एजुकेशन, और उनकी सॉल्यूशंस हम एंड पे देने की कोशिश करते हैं। दैट्स इट। अच्छा, तो नाम कैसे आया? नाम जो है हमारे कंटेंट हेड जहाँ पे जो हैं हसन भाई जो हैं, उन्होंने बोला कि उन्होंने कहा कि यार नाम, बहुत सारे नाम दिए, लेकिन उनके मुंह से जो पहला नाम निकला वो तो ऑर्डर डिसऑर्डर। तो जब इसका टेम्परामेंट है ना शो का, सारी चीज़ें ऑर्डर में, लेकिन सारी वर्बल चीज़ें डिसऑर्डर्ड है। तो ये मुझे बहुत क्लिक किया कि यार ये परफेक्ट नेम है इस चीज़ के लिए। तो फिर हमने वही नाम फाइनल कर दिया, मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। तो ये पूरा शो ना, अगर आपके पास टाइम है तो ये किसी एक, आपने मुझे पहले भी शो की जान कहा, लेकिन जान और बहुत लोग हैं इस शो में, बहुत लोगों की कलेक्टिव एनर्जी इन्वॉल्व है, टीम वर्क है। मैं स्पेशली फरवा और साद मेरे एपी हैं, वो बहुत काम करते हैं, उनका शुक्रिया। असद भाई होते हैं हमारे साथ टीम में, माजिद भाई होते हैं, वकार भाई हैं, वो बहुत अच्छी लाइटिंग करके दी उन्होंने मुझे, ठीक है। हैदर भाई का बहुत शुक्रिया। मुजम्मिल हैं हमारे साथ, गुल भाई हैं, ये सब ना हो मेरे बड़े हैं, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। तो इस सब की एनर्जी को मिला के हम एक अच्छा शो तैयार करते हैं। फिर ये दो हमारे शाहकार। हाँ, तो इन दो शाहकारों से ही मैं पूछना चाहूँगा, अरीबा कैसा लगा पहले जब आपको पता लगा कि इस किस्म का कॉन्सेप्ट है, फिर उसके बाद आप थिएटर प्लेस भी कर रही हैं आगे पीछे, तो ये रोल, क्योंकि पर्सनली मैंने खुद ऑडिशंस भी देखे थे, ठीक है, जो हुए थे जिसका आप जिक्र कर रही थी,
उसमें हमने भी अकेले बैठ के डिस्कस किया था कि ये बंदी इस रोल के लिए फिट बैठ रही है, ठीक है। तो आपको कैसा ये आइडिया लगा और अब काम करके कैसा लग रहा है? क्या रूटीन होती है, किस तरीके से रिहर्सल्स होती हैं, ज़रा सब कुछ शेयर करें। मुझे आइडिया बहुत अच्छा लगा और इवन बिफोर द नेम वाज डिसाइडेड, क्योंकि इसका नाम पहले कुछ और था, तो जब फरहान ने मुझे बताया तो मेरा थोड़ा सा साइंटिफिक ब्रेन है और हाँ, ये साइंटिफिक ब्रेन है और ये बड़ा फायदा होता है हमें सेट पे भी, हमें हमारी बीमारियां बताती रहती है कि आपको कौन सी बीमारी और इसका इलाज क्या है, ठीक है। तो हाँ, और सब्जियां और फल भी काफी बताती हैं। मैंने एक दफा इन्हें कहा कि मुझे बड़ा दिल कर रहा है कि मुझे काफी सालों से मोहब्बत नहीं हुई, तो इन्होंने कहा नहीं नहीं ये इसके कुछ हार्मोन्स होते हैं, आप कलर्ड फ्रूट खाएं आप ठीक हो जाएंगे। मतलब दैट इज ट्रू। मैंने कहा आपका बॉडी में ऑक्सीटोसिन रिलीज नहीं हो रहा सही तरह, तो आप यू नो एंटीऑक्सीडेंट्स खाएं। ऑक्सीटोसिन इज कॉल्ड द लव हार्मोन। तो हम जब भी मैं भी पूछूंगा क्या क्या खाना चाहिए। पहले स्टोरी पे आते हैं। हाँ, मैं किन्नू खा के थक गया हूँ, मेरी तन्हाई खत्म नहीं हो रही। नहीं, आपको मैंने कहा था चुकंदर कैरोटीनॉइड्स खाएं। तो जब फरहान ने बताया तो हमने ब्राउनियन मोशन पढ़ी थी साइंस में, फिजिक्स में, कि एक बॉक्स में अगर आप गैस पार्टिकल्स को कंप्रेस कर देते हैं ना, दे स्टिल हैव दिस मोशन दैट दे आर मूविंग अराउंड। तो अदालत इज लाइक दैट बॉक्स फॉर मी, और अंदर सब कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। तो जब ऑर्डर डिसऑर्डर आया तो मैंने कहा वाकई तो जो मैंने इमेजिन किया था दैट इज एग्जैक्टली रिफ्लेक्टेड इन द नेम। नाम कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना उसके सबको समझाने के लिए कि अंदर क्या हो रहा है। बिल्कुल। और माय जॉब इज आई लव माय रोल, मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मुझे बचपन से ना उस्तानी बनने का बहुत शौक था। तो मैं उस्तानी बनी हुई वकील के साथ साथ, लाइक आई एम स्कूलिंग एवरीबडी, और जो मुल्जिम आते हैं क्योंकि डिसऑर्डर इतना होता है तो मैं आई एम द ओनली सेन पर्सन। जो जजेस हैं वो भी बड़े मजे के ना कॉमेडी की सटायर वाले कैरेक्टर्स हैं, फिर मुल्जिम तो वैसे ही बहुत फनी कैरेक्टर्स हैं। तो मैं एक वो वाहिद बंदा हूँ जिसने ना माहौल डेकोरम को मेंटेन रखना है। तो जब मैंने ऑडिशन दिया तो मुझे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि रोल मेरा कैसा होगा। उस वक्त तो फरहान ने मुझे थोड़ा सा डरा दिया था क्योंकि फरहान, हम ज़रा थिएटर से आते थे, फरहान बता रहे हैं कि वहाँ पे हम इम्प्रोवाइज नहीं कर पाते चीज़ों को, तो हम वर्ड टू वर्ड रहते हैं। अब जब मैंने यहाँ, मेरा ये पहला टीवी के लिए ऑडिशन था, मैंने इससे पहले आई हैव नेवर ट्राइड फॉर टीवी। तो फरहान केप्ट ऑन यू नो वो बात ना घुमा रहे और इस तरह चेंज करे, इम्प्रोवाइज करे चीज़ों को, जस्ट टू चेक कि इम्प्रोवाइजेशन हो सकती है, मेरी क्या बाउंड्रीज हैं, मेरी कैपेबिलिटीज कितनी है एज एन एक्टर। एंड शी वाज सो गुड इन इट, शी वाज सो गुड। मैं अभी ऑन स्क्रीन कहता हूँ शी वाज सो गुड। सबसे बेहतर मुझे ये लगा। और अच्छा ना, बस उधर भी बोल रहा था किसी को ये क्या हो रहा है भाई, इधर ही चल रहा है। एक्चुअली नजम से मेरी तारीफ नहीं बर्दाश्त होती। नजम देख ले, नहीं एक दूसरे को किराया देके आए मैं, तुमने इसके बाद यहाँ से तुमने बोला तो आपको भी ऑफर की थी, आप गरीब आदमी, हम क्या करें। आपने इस पूरे सेगमेंट में बोला नहीं जब तक कोई सवाल ना हो। आप ना करें, आप बोले अकाउंट नंबर दें, मैं आप शुरू करें। कुछ और भी ट्रांसफर कराती हूं। हाँ, जरा तारीफ है मेरी। तो मैंने अच्छा मैं बता रही थी ना, उस दिन थोड़ा सा मेरा मूड पता नहीं क्यों ऐसे ही था, तो मैं बड़ी लड़ाका सी हुई थी, तो मैंने ज़रा मुकाबला कर लिया इनका। आई थिंक उनको, आपको शायद ये अच्छी चीज़ लगी होगी। और अब यही चल रहा है, हमारे 12वां एपिसोड हमारा शूट हुआ है परसों। ठीक है, तो खावर भाई आते हैं खावर भाई की तरफ। मेरे ख्याल से खावर भाई वरना जाके अब क्योंकि इतनी इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रही है, बहुत इंटरेस्टिंग। वैसे वो नाम बताना कौन सा वो टॉक्सिक था, क्या था? ऑक्सीटॉक्सिक। समथिंग कुछ इस तरह मैं वो याद कर रहा हूँ। ऑक्सीटॉक्सिक था, कुछ इस तरह था। अच्छा खावर भाई, अगर आपकी इजाजत हो, ठीक है, हम लोग नहीं बढ़ेंगे ब्रेक की तरफ अगर आप इजाजत नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि क्योंकि आपसे किस तरह से दोबारा से फरहान का राब्ता हुआ, काफी अर्से से आप गिलगित में मौजूद थे, गिलगित में आपका काम हमें नजर आ रहा था, लेकिन आप इस्लामाबाद नहीं आ पा रहे थे, उसकी क्या वजूहात थी, फिर किस तरीके से आए? अगर आप इजाजत दें तो हम पहले चलें सेगमेंट की तरफ, वहां से वापस आएंगे तो फिर आगे से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। साथ जाएं कि आप जा रहे हैं? मैं चलें, साथ चलते हैं। आप अकाउंट नंबर देना, मैं आपको आप लोग भी चलें सेगमेंट में, तब तक हम भी जो है ना कुछ डिस्कस कर लें, कुछ और भी बातें, हमारे साथ रहें। 2015 में 9 मुहर्रम 23 अक्टूबर को मैंने और मेरे भाई ने खाना भी साथ में ही खाया था। उनकी आखिरी आवाज़ मुझे याद है कि उन्होंने मुझे दरवाज़े से यही आवाज़ लगाई कि मैं 20 मिनट में वापस आ जाऊंगा।
और बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि उसको विदिन 20 मिनट्स लेकर आए, लेकिन वो हमारे साथ रहा नहीं था। यहाँ पर जैकाबाद में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जिसमें मेरे भाई की डेथ हो गई। जब मैं फर्स्ट ईयर में थी कॉलेज से, मैंने हॉकी का स्टार्ट लिया। तो हॉकी का मुझे जो है पहले से बहुत ज़्यादा शौक़ था। जब मैं 9 साल की थी तो मैं अपने भाई के साथ हॉकी खेलना मैंने शुरू किया था। तो ये था कि स्किल्स मुझे पहले से ही आते थे। कॉलेज में आकर मैंने हॉकी स्टार्ट की। तो मेरा शुरू से ये ड्रीम था कि मुझे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा लगता था, डिफरेंट स्पोर्ट्स खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता था। जैकाबाद को रिप्रेजेंट किया, उसके बाद जो है अपने रीजन को रिप्रेजेंट किया। लेकिन यहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं थी, हमारे पास ट्रेनर्स अच्छे नहीं थे, हमारे पास इक्विपमेंट्स अच्छे नहीं थे। लेकिन ये था कि जैसे कि लड़कियों की शादियाँ होती चली गईं, उसके बाद हम सिर्फ 2-4 ही रह गए, तो हमारी ये चीज़ स्पोर्ट्स हमारी हॉकी कंटिन्यू ना हो सकी। हमारे पास कोचेज़ मेल थे। इस तरह का माहौल है यहाँ का, तो मेल के सामने भागना दौड़ना थोड़ा सा इजी नहीं था हमारे लिए। और जब पेरेंट्स आते थे तो वो भी उनका भी यही सवाल होता था कि यहाँ पर मर्द हैं, हमारी बेटियाँ नहीं जाएंगी, इनको नहीं जाना चाहिए। तो तब से मैंने ये सोचा कि अगर ज़िंदगी में मुझे कभी आगे जाकर मौका मिला तो मैं ख़ुद ट्रेनिंग कराऊंगी लड़कियों को, अपने शहर की जैकाबाद की लड़कियों को। मेरे भाई की डेथ के तकरीबन 1.5-2 साल के बाद कोई स्पोर्ट्स इवेंट हुआ, तो मेरी कुछ फ्रेंड्स ने कहा कि अब आप थोड़ा सा इस सदमे से थोड़ा बाहर आने की कोशिश करें, आप हमारे साथ चलें। जब मैं सखर गई और अपनी जूनियर गर्ल्स की स्किल्स देखी, उनकी हॉकी देखी, हालात वही सेम थे। मतलब ये था कि हमारे पास किट्स भी नहीं है जो हम उन लड़कियों को दे दें। हम उनको टेम्प्रेरी हमें भी शर्ट्स दी जाती थी, फिर उसके बाद वापस ली जाती थी। बॉयज़ की शर्ट्स होती थी, वो धुली हुई भी नहीं होती थी, उसमें स्मेल होती थी। लेकिन हमें खेलने का शौक़ था, हमें जुनून था, हम वो शर्ट्स भी पहन कर खेलते थे। लेकिन ये था कि हम तंग आ चुके थे इन हालात से। हमें अपनी हॉकी स्टिक्स चाहिए थी जिस पर हम सेट हों, हम उस पर खेलें। लेकिन ये था कि स्टिक्स नहीं थी हमारे पास। टेम्प्रेरी हमें हॉकीज़ दी जाती थी, ग्राउंड में जाकर खेलना है, उसके बाद आपने वापस दे देनी है। मैं इन चीज़ों को चाहती थी कि ये ख़त्म हो, तो मेरी ये ख्वाहिश थी। लेकिन ये था कि मेरी जो एक छोटी सी जॉब थी, मैंने सोचा कि मैं इन लड़कियों पर काम करूं। मुझे उनकी गेम, उनका जज्बा अच्छा लगा, तो मैंने उनसे रब्ता किया कि अगर आप लोग रेगुलर खेलना चाहते हैं तो मैं आपको ट्रेनिंग दूंगी। पहली जो एफ़र्ट थी उसमें मुझे सक्सेस मिली। मैंने अप्रूवल लिया, इजाज़त ली, और उसके बाद जब हम ग्राउंड में आए तो ग्राउंड बिल्कुल भी देखने के भी काबिल नहीं था, खेलना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। मैंने लड़कियों के साथ मिलकर इस ग्राउंड को साफ़ किया, तो मैंने उनको सपोर्ट किया। पर्सनली मैंने कुछ लड़कियों को सपोर्ट किया जितना मुझसे हो सकता था। और फर्स्ट मैच जो है हमने लाड़काना सिटी के साथ खेला और 9-0 से हमने मैच जीता। उसके लिए हमारे पास 11 लड़कियां और 11 हॉकी स्टिक्स भी नहीं थी। फैमिली साइड से बहुत ही ज़्यादा इश्यूज सामने आ रहे थे। स्पेशली जो लड़के थे, यंग जो लड़कियों के जो भाई थे, उनको नहीं अच्छा लग रहा था कि मेरी बहन क्यों जाए बाहर, मेरे दोस्त खड़े होते हैं बाहर, लोग क्या कहेंगे कि ये कहाँ जा रही है, तो ये ट्राउज़र अपर, ये शर्ट क्यों पहन रही है, ये किट क्यों कर रही है, इसको नहीं जाना चाहिए। और यहाँ पर लोगों की ये साइकी है, ये माइंड है इनका कि स्पोर्ट्स सिर्फ लड़के ही खेल सकते हैं। तो पहले तो उनको मनाना बड़ा ही डिफ़िकल्ट था कि मतलब लड़कियों की भी विमेन स्पोर्ट्स भी हैं। तो हमने फिर फैमिली को जो है समझाने के लिए कि फैमिलीज़ में कोई अवेयरनेस आए, तो फिर एक चैलेंजिंग था मेरे लिए बहुत बड़ा कि इसका क्या हल होगा। फिर मैंने थोड़ा सा और काम किया, हमने मिलकर फिर से इस ग्राउंड को थोड़ा सा और साफ़ किया और हमने इस मैदान को मैचेस के लिए सजाया। हमारे पास जैसे कि ज़्यादा लड़कियां आ गई थी तो हमने यहाँ पर इवेंट्स किए। हमने आपस में 5-a-side सीरीज़ की और हमने फिर फैमिलीज़ को इनवाइट किया, इनके वालिदैन को इनवाइट किया। जब उन्होंने ख़ुद आकर यहाँ पर देखा कि यहाँ का माहौल अच्छा है और हमारी बेटियों की स्किल्स कितने अच्छे हैं, तो फिर जाकर आहिस्ता आहिस्ता उनका माइंड सेट हुआ। और फिर काफ़ी फैमिलीज़ हैं जिनकी बहुत अच्छी सपोर्ट है उनके साथ, लड़कियों के साथ।
हमारी जो है कि सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है कि हमारी लड़कियां अब लाहौर तक जाकर खेलती हैं। और बड़ी खुशी की बात यह है कि जैकाबाद की पूरी हिस्ट्री में, इवन लाड़काना रीजन की हिस्ट्री में पहली लड़की है जिसने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है, पाकिस्तान आर्मी की विमेन हॉकी टीम ज्वाइन की है। मैं जो है पाकिस्तान आर्मी डिपार्टमेंट को 2 साल से ज्वाइन किया हुआ है और मैं वहाँ से भी खेलती हूँ। मैं अपनी एकेडमी के बिहाफ पे मैं पाकिस्तान इंटर बोर्ड की तरफ से थाईलैंड में भी टूर कर चुकी हूँ और वहाँ पे हम लोग 2nd पोजीशन आए थे। आज जो भी मैं हूँ वो शायद इरम आपी की वजह से हूँ। और इसके साथ साथ जो सिंध की पहली वीमेन हॉकी लीग है वो हमारी स्टार वीमेन हॉकी एकेडमी ने ऑर्गेनाइज़ की है। 2 से 6 बजे तक का टाइम है जिसमें सबसे पहले हम लड़कियों को ट्यूशन देते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। हॉकी और ट्यूशन की कोई फ़ीस नहीं है। यहाँ पर हमने ट्यूशन टीचर भी रखी हुई है, उनको ट्यूशन भी दिया जाता है जिसमें उनको उर्दू और इंग्लिश लैंग्वेज सिखाई जाती है ताकि इनकी लैंग्वेज स्किल्स जो है इम्प्रूव हो। मुझे जब मैंने एकेडमी का आगाज़ किया तो मेरे पास कॉल्स आई, मुझे काफ़ी थ्रेट्स मिली कि ये क्या तमाशा शुरू किया है आपने और आप हमारी सपोर्ट के बग़ैर ये एकेडमी चला के दिखाएं, हम देख लेंगे। तो काफ़ी चीज़ों का सामना भी किया। मेरी लड़कियों की सिलेक्शन भी नहीं होती थी जब अच्छे अच्छे इवेंट्स होते थे, सिर्फ़ इसीलिए कि मैं ये काम ना करूं। तो लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, हमने इस चीज़ को कंटिन्यू रखा। मैंने उन लड़कियों को जो मायूस हो चुकी थी, जिनके सिलेक्शन नहीं हो रही थी, आज अल्लाह का शुक्र है वो अच्छी अच्छी टीम से खेल रही हैं। जी वेलकम बैक टू द शो। चलते हैं खावर की तरफ। खावर अपनी स्टोरी में कता कलामी की माजरत चाहती हूँ, वहीं से हमने माफ कंटिन्यू कर करें। दिया। वैसे मैं वो कहानी बताने में बड़ी मजेदार कहानी, जी, छोटी जी। सी कहानी, वो ये है कि ये जो कह रहे थे ना कि दोस्त हो के बड़े फ्री हो के अंदर आके सेट पे खराब हो जाते हैं, इनके सेट पे ना हर दिन कोई ना कोई बंदा आता रहता है। ये ठीक है। कभी जज चेंज होते हैं, कभी मुंशी चेंज होता है, कभी बहुत सारे लोग हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो जब वो थोड़े से फ्री हो जाए ना तो इनका क्या काम है पता है, उनको सेट करने के लिए मैं ये मुझ पे बरस पड़ते हैं। मैंने देखा है। ठीक है, और ऐसे बरसते हैं ना जैसे मैं कुछ चुरा के भागा हूँ। सब डर जाते हैं और मैं ठीक है यार ठीक, और ये मुझ पर सही गुस्सा, खावर ये नहीं करते, खावर वो नहीं करते, खावर ये, बाकी सब डर जाते। मुझे फील हो रहा है यार ये तुम क्या कर रहे हो, तो मुझे बाहर निकाल देता। हसन रहीम के ताने भी पड़ते हैं। जी खावर, जी फरहान। देखिए ये सब कुछ है ये क्योंकि आप अपने करीबी इंसान को कुछ कहते हैं, ही सेड कि हम लड़ते बहुत हैं, तो बाहर निकल के पाँव में पड़ जाते हैं कि हाँ भी बस पड़ ठीक जाते हैं। है। अभी जो लोग सुन रहे हैं वो कभी नहीं मानेंगे कि मैं इतना गुस्सा करता हूँ। मैं गुस्सा यूजुअली नहीं करता हूँ, लेकिन सेट पे करना पड़ता है थोड़ा सा, और इसका सहारा लेके मेरे एपीज हैं मैं उनको भी बता के जाता हूँ यार मैं तुम पे गुस्सा करूँ ना तो फिर ज़रा समझ जाना। और हमारे सेट पे बहुत सारे वाक़यात हैं। मैंने हमारे सेट पे तो फ़र्ज़ कर दिया गया है कि शुरू होने से पहले या शुरू होने के बाद पिया घर पे सबने नाचना है एक दफ़ा। ठीक है, हाँ, ये लोग एंजॉय कर रहे वो हो। लोगों को आपके पेज और आपके सोशल मीडिया पे पता लग रहा है, बीटीएस वैसे मैं देख रिक्वेस्ट रहे करना हैं चाहूंगा, लोग। अल्लाह का ठीक है। वास्ता है, मुझे नहीं पता था शुरू में कि कैमरा रिकॉर्ड पे जो हरकतें की वो डिलीट कर दो। नहीं अब वो नहीं हो लाइव सकता, अब वो नहीं हो वो सकता। मैं नहीं। अब क्या हो सकता है? हाँ जी प्लीज। वो जैसे वो नहीं है कैमरा मैन चांद नवाब के साथ वो जो एक सीन है वो मीम बन गया था। तो फरहान के सोलोस चल रहे थे और मुझे नहीं उस वक्त नहीं पता था कि कैमरा जो है वो रोल पर है, और मैं पीछे से जाके यूं करके मैं आ रही हूँ, ये करिए पीछे पे लगी हुई ना अपनी। फरहान उसमें कुछ नहीं बोला क्योंकि वो बड़ा एंजॉय करता है चीज़ों को। उसके बाद ना 10-20 मिनट्स गुजर गए और मैं किए जा रही हूँ और फरहान अपने इंसर्ट्स दे रहा था। उसके बाद कहता है ये सब रोल पे था। मैं कहा और वो सब मेरे पास सेव है इंशाल्लाह और वो ताला निकलेगा आहिस्ता वो आहिस्ता। निकलेगा। हाँ, बातें जब हो रही हैं गानों की तो बल्कि हाँ end हमारे end पास में- टाइम हाँ, बहुत कम रह गया। short हो खावर गया, भाई खावर बहुत भाई। अच्छा गाते हैं, हम जल्दी आपका से। साथ देंगे जल्दी से। अब ये ना कहना कि नहीं सुना गाना। दें गाना खावर- आपका। मैं कौन बहुत सा है? वो कौन सा? फेवरेट गाना है शादी ना करना हाँ, यार, वो please। गाना- जहाँ जाता हूँ यही गाना सुनाता यार हूँ। आप बहुत अच्छा गाते इस हो। गाने के बहुत वैसे अच्छा मैं बहुत खिलाफ हूँ, लेकिन फिर भी चले सुना दें। आपके अभी भी शादी हुई है ना? जल्दी जल्दी खावर भाई, जल्दी जल्दी हाँ जल्दी जल्दी। सब
जी जी बिल्कुल माहौल में आ बिल्कुल, जाए। बिल्कुल। गान वैसे जो मेरे दोस्त हैं ये हमेशा मैं ये गाना सुनाता हूँ उनको मैं माफ कर मैं गाना सुना दे, माफी जल्दी जल्दी। 1 2 3 मेहदी हसन साहब आ रहे हैं ना। शादी न करना यारो तुमको बता रहा हूँ, आफत गले पड़ी है इसको निभा रहा हूँ। आए शादी न करना यारो मिलके तुमको बता रहा हूँ, आफत गले पड़ी है इसको निभा रहा हूँ। सुबह के 9 बजे है, आहा बीवी भी सो रही है, ओए होए बच्चों की फौज बैठे मेरी जान पे रो रही है। खाना कोई पकाए आए इनको कोई सुलाए, आफत गले पड़ी है इसको निभा रहा हूँ। अगली लाइन, बीवी मेरी है बीए वाओ वो लक्स से नहाए, शैम्पू से बाल धोकर तिब्बत क्रीम लगाए, थोड़े बचे हैं टुकड़े आहा उनसे नहा रहा हूँ। आफत गले पड़ी है इसको निभा रहा हूँ। सब मिलके शादी न करना यारो तुमको बता रहा हूँ। तो होगी क्या बताना। नहीं ये शेख रशीद साहब को थैंक यू बताना सो चलो मच, जी, थैंक यू बहुत- सो मच खावर, फरहान, फरहान, अरीबा। अरीबा। मैं जल्दी जल्दी सिर्फ ये बताऊं कि हमारे पास ढेर सारी गपशप है जो हम किसी और दिन आप लोगों के सामने बिल्कुल। जरूर बल्कि इन्हीं तीनों मुझे के तो अब combo लग के रहा है साथ कि आएंगे। इन तीनों के साथ हमें मेरे ख्याल से 3 घंटे का शो करना Yes. चाहिए क्योंकि इतनी बातें ये हैं। बहुत कमाल का शो था। एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा, एक शख्सियत जो आज इस प्रोग्राम को प्रोड्यूस कर रही है, क्योंकि हमारे शर्फ और अफशा ड्यू टू बिल्कुल। सम रीजंस टेक्निकल कुछ प्रोग्राम्स चल रहे हैं, अफशा की तबीयत खराब है, उनके लिए गेट वेल सून। आज जो ये प्रोड्यूस कर रहे हैं वो है ज़करिया भाई, और ज़करिया भाई के साथ मेरा काफ़ी पुराना रिश्ता है। हम लोगों ने पिछले चैनल में जब साथ काम किया तो करंट अफेयर्स के प्रोग्राम, न्यूज़ सब कुछ किया। तो थैंक यू सो मच ज़करिया भाई हमारे लास्ट ये मिनट शो हमें करने के सेव लिए। करने के लिए हाँ। बिल्कुल, वरना अगर पीछे से ना फीडबैक आ रहा हो ना तो फिर बड़ा और मुश्किल वाइंड हो अप की जाता कॉल भी आ रही है। जी बिल्कुल, वाइंड अप की कॉल आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। फीडबैक देना ना भूलें, हमारा शो देखते रहें। अब तो अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अगली एपिसोड तक के लिए अल्लाह हाफिज़।